यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 1। बिग विलेन सिस्टम। उफ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वांग हाओ ने अपना सिर रगड़ा, सोच रहा था कि कल रात उसे कितनी बियर की बोतलें पीने के लिए मजबूर किया गया होगा। रुको, ये कहाँ है? जब वांग हाओ ने अपनी धुंधली आंखें खोलीं तो उसने अपना जाना पहचाना कमरा नहीं बल्कि एक लेबोरेटरी देखी जो अलग अलग टेस्ट ट्यूब, अल्कोहल लैंप, बीकर और दूसरे केमिकल उपकरणों से भरी हुई थी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वांग हाओ हैरान लग रहा था। वह कल रात कुछ साथ काम करने वालों के साथ शराब पी रहा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वे लोग उसे लैब में डाल दें, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग उससे जल रहे थे कि वह उनसे ज़्यादा हैंडसम है, उससे जल रहे थे कि उसकी काम करने की काबिलियत उनसे ज़्यादा अच्छी है, और नाराज़ थे और उसका चीर फाड़ करने का प्लान बना रहे थे? ये है। जब वांग हाओ ने अपना हाथ देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। ये हाथ न सिर्फ छोटा था बल्कि इतना गोरा भी था, लगभग किसी औरत के हाथ जैसा। उफ! अचानक अनजानी यादों की बाढ़ उसके दिमाग में आ गई, जिससे वांग हाओ को दर्द से ठंडा पसीना आ गया। जब दोनों यादें आपस में जुड़ीं तो वांग हाओ पूरी तरह हैरान रह गया। ट्रांसमाइग्रेट हो गया। वह सच में ट्रांसमाइग्रेट हो गया। और ये दुनिया उसकी असली दुनिया से बहुत अलग थी। हालांकि यहाँ हाईटेक प्रोडक्ट्स भी थे, लेकिन वे बहुत एडवांस थे। इंटरस्टेलर ट्रैवल ट्रेन में सफ़र करने जितना ही आम था। सबसे अनोखी बात यह थी कि यहाँ एक पूरा कल्टीवेशन सिस्टम भी था। एक मुक्के से तारे तोड़ना और एक लात से आसमान पर पैर रखना जैसी चीज़ें सच में की जा सकती थीं। डिंग डोंग, ग्रेट विलेन सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। नोविस गिफ्ट पैकेज बांटा जा रहा है। वांग हाओ के दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज़ गूंजी। सिस्टम, नोविस गिफ्ट पैकेज। वांग हाओ पहले तो चौंका, फिर हैरानी में बदल गया। असल में यह एक सिस्टम था, ट्रांसमाइग्रेटर्स के लिए सबसे बड़ा धोखा। वह सच में स्वर्ग का कृपापात्र था, वाह, स्वर्ग का प्यारा आदमी, और यूनिवर्स के टॉप पर खड़ा होना भी तय था। रुको, इस सिस्टम का नाम क्या है? ग्रेट विलेन सिस्टम। वांग हाओ के होश में आने के बाद उसे एक बहुत बुरा शक हुआ। इसे क्या कहते हैं, इसकी परवाह किसे है? पहले नोविस गिफ्ट पैकेज देखते हैं। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और नोविस गिफ्ट पैकेज खोलते हुए अपने मन में सिस्टम को पुकारा। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई, एक स्किल अपग्रेड कार्ड पिनेकल ऑफ परफेक्शन पाने के लिए। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई, एक लेवल 1 पोटेंशियल पिल पाने के लिए। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई, मार्शल ब्रिलियंस डेमोनिक आर्ट पाने के लिए। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई, एक रिवाइवल गोल्ड कॉइन पाने के लिए। मज़ेदार आवाज़ें सुनकर वांग हाओ मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। ये नौसिखिया गिफ्ट पैकेज सच में बहुत बड़ा था। नौसिखिए का सामान देखने के लिए क्लिक करते हुए वांग हाओ गहरी सांस लेने लगा। ये बहुत ज़्यादा लग्जरी था, बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। स्किल अपग्रेड कार्ड परफेक्शन का शिखर इस्तेमाल के बाद ये होस्ट की मार्शल आर्ट में से किसी एक को तुरंत परफेक्शन के शिखर तक बढ़ा सकता है। लेवल 1 पोटेंशियल पिल इस्तेमाल के बाद ये शरीर की शुरुआती क्षमता को बाहर निकाल सकता है, जिससे साधना तेजी से आगे बढ़ सकती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, और अस्थिर नींव की कोई चिंता नहीं होती। मार्शल ब्रिलियंस डेमोनिक आर्ट 18 देवताओं और राक्षसों द्वारा मिलकर बनाई गई एक दिव्य कला, जिसके अविश्वसनीय रूप से अद्भुत प्रभाव होते हैं। रिवाइवल गोल्ड कॉइन, मौत पर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, पूरी हेल्थ के साथ फिर से जिंदा हो जाता है, साथ में एक अतिरिक्त गॉड इनकारनेशन बोनस भी होता है। अगर देवता ब्लॉक करें तो उन्हें मार दें, अगर बुद्ध ब्लॉक करें तो उन्हें मार दें। ये 10 दिनों तक चलता है। इसे पढ़ने के बाद वांग हाओ को सच में समझ नहीं आया कि क्या कहे। पहले स्किल अपग्रेड कार्ड को देखकर ही उसे लगा कि वह पागल हो रहा है। ये जानना ज़रूरी है कि मार्शल आर्ट्स मार्शल आर्टिस्ट के लिए अटैक का जरिया है, और इसे 4 लेवल में बांटा गया है। इनिशियल ग्लिम्स, प्रोफिशिएंट मास्टरी, पिनेकल ऑफ परफेक्शन और नेचुरल इंटीग्रेशन। इनिशियल ग्लिम्स तक पहुंचना बहुत आसान है, बस स्टेप्स को फॉलो करके प्रोफिशिएंट बनना है। लेकिन प्रोफिशिएंट मास्टरी तक पहुंचना बिना कुछ मेहनत किए नामुमकिन है। हालांकि पिनेकल ऑफ परफेक्शन तक पहुंचने के लिए न सिर्फ दिन रात लगातार कल्टीवेशन की ज़रूरत होती है, बल्कि मास्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट की भी ज़रूरत होती है। फिर भी अब उसे तुरंत पिनेकल ऑफ परफेक्शन तक पहुंचने के लिए बस इस अपग्रेड कार्ड को हल्के से टैप करना है। ये बहुत आसान है। जहां तक नेचुरल इंटीग्रेशन की बात है, यह एक ऐसा लेवल है जिसे सिर्फ ग्रैंड मास्टर ही मास्टर कर सकते हैं। दशकों की रिफाइनमेंट, मुश्किल कल्टीवेशन और प्रैक्टिस के बिना किसी को इसमें मास्टर करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। 4 नए आइटम में से जिसने वांग हाओ को सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किया वह था रिवाइवल गोल्ड कॉइन। वह न सिर्फ मरने के बाद जिंदा हो सकता था, बल्कि उसे भगवान का अवतार भी मिल सकता था और वह तबाही मचा सकता था। और इससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि ये 10 दिनों तक चल सकता था। इससे वांग हाओ का मन किया कि अभी बाहर जाकर घमंड से चिल्लाए, आखिर कौन मुझे मारना चाहता है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वांग हाओ ने अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत किया। अभी एक्साइटेड होने का समय नहीं था।
उसे यह समझने की ज़रूरत थी कि यह ग्रेट विलेन सिस्टम असल में क्या है। होस्ट, विलेन के बारे में आपकी क्या समझ है? सिस्टम ने पूछा। वांग हाओ ने एक पल सोचा, फिर धीरे से गुनगुनाया, टीवी शो में विलेन कैरेक्टर, चाहे वे खून के प्यासे शैतान हो, चालाक बूढ़े लोमड़ी हो या बदचलन कैसानोवा हो, आखिर में उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं होता। जैसा कि इस सिस्टम को अनगिनत गैलेक्सी में मिले होस्ट से उम्मीद थी, सच में मुद्दे की बात। सिस्टम बहुत खुश हुआ। ग्रेट विलेन सिस्टम का मकसद होस्ट को एक हर तरह से कॉस्मिक लेवल का बड़ा विलेन बनाना है। इंसानी कपड़ों में एक जानवर जिसे लोग हराना चाहते हैं, एक खूंखार और बुरा इंसान जिससे लोग डरते हैं, एक डैशिंग और रोमांटिक इंसान जिसे लोग कोसते हैं, एक चालाक और धूर्त इंसान जिससे लोग नफरत करते हैं, और एक पाखंडी जिस पर लोग यकीन करते हैं। अगले कुछ मिनटों तक पूरी लेबोरेटरी में सन्नाटा छा गया। क्या बकवास है, मजाक कर रहे हो? मैं किंडरगार्टन में एक छोटा लाल फूल जीतने वाला था, अपने माता पिता की नज़र में एक अच्छा बच्चा था, दुनिया की नज़र में दूसरों का बच्चा था, टीचरों से तारीफ पाने वाला क्लास कैडर था, और सुंदरियों की हथेलियों में 24K का बॉयफ्रेंड था। और मैंने हमेशा गुजारा करने के लिए अपने लुक्स पर भरोसा किया है। तुम सच में चाहते हो कि मैं एक बड़ा विलेन बनूं? क्या तुमने सोचा है कि जब लोग बाद में सड़क पर मुझ पर सड़े अंडे फेंकेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? सिस्टम चुप था। क्या इस सिस्टम को नहीं पता कि तुम किस तरह के कैरेक्टर के हो? अगर वांग हाओ सच में उतना ही अच्छा होता जितना वह दावा करता है, तो सिस्टम उसे नहीं चुनता। ठीक है, मुझे लगता है इस पर अभी भी विचार किया जा सकता है। वांग हाओ ने अचानक अपना टोन बदला, अपने सामने अचानक दिखाई देने वाले एक्सचेंज बार को देखकर, और निगलने से खुद को रोक नहीं सका। बारबेरिक होली स्क्रिप्चर, डिवाइन ग्रेड। महान मास्टरी हासिल करने के बाद एक पंच पूरी गैलेक्सी को नष्ट कर सकता है। कीमत 10 बिलियन विलेन पॉइंट्स। हेवनली गॉड मेका, डिवाइन ग्रेड। इसे पहनने के बाद एक शॉट पूरे नेबुला को नष्ट कर सकता है। कीमत 100 बिलियन विलेन पॉइंट्स। स्टारी स्काई चेस, डिवाइन ग्रेड। कंट्रोल पाने के बाद कोई भी पूरे यूनिवर्स में किसी को भी जकड़ सकता है। कीमत 1 ट्रिलियन विलेन पॉइंट्स। यिन यांग रियल्म पेन, डिवाइन ग्रेड। कंट्रोल पाने के बाद विरोधी का नाम लिखने से मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं और जिंदा लोगों को मार सकते हैं। कीमत 10 ट्रिलियन विलेन पॉइंट्स। अल्पविराम। कीमतें देखकर वांग हाओ थोड़ा हैरान था, उसे नहीं पता था कि ये विलेन पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन कीमतें दसियों बिलियन, सैकड़ों से शुरू हो रही थीं। अरबों, वह उन्हें कैसे खरीद सकता था? उसके पास अभी 0 पॉइंट्स थे, इतने भी नहीं कि एक पैर का बाल खरीद सके। हालांकि उसे विश्वास था कि जब तक उसकी इच्छाशक्ति मजबूत है और वह काफ़ी बुरे काम करता है, तब तक वह आखिरकार इन खजानों का मालिक बन जाएगा। ये सोचकर वांग हाओ के दिल में पहले से ही एक शैतान का बीज बोया जा चुका था, बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह खिलेगा और फल देगा। ओह! तभी लैब से अचानक एक औरत की धीमी आवाज़ आई। ये किसकी आवाज़ है? क्या कोई ऐसी चीज़ देख रहा है जो उसे नहीं देखनी चाहिए? वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं और एक पल के लिए सोचा। इतने सारे टीचर्स से अनगिनत घंटों तक देखने और गाइडेंस पाने के बाद उसने यह आवाज़ पहले क्यों नहीं सुनी थी? ये सही नहीं है। यह अब ओरिजिनल दुनिया नहीं रही। अगर उसने इसे सुना होता तो अजीब होता। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में किस तरह के टीचर उसे उसकी आने वाली ग्रोथ के बारे में सिखाएंगे। हे भगवान, क्या मैं सच में सपना देख रहा हूँ? जैसे ही वांग हाओ आवाज़ का सोर्स ढूंढने के लिए मुड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके ठीक सामने भीड़ की चर्बी जैसी गोरी और चिकनी स्किन वाली एक प्यारी सी लोली जमीन पर पड़ी थी। उसका छोटा सा चेहरा लाल था, मानो उसने शराब पी हो। वांग हाओ को सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये था कि इस प्यारी सी लोली की आंखें धुंधली थीं, उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे और वह बहुत अट्रैक्टिव थी। अपने सालों के देखने के एक्सपीरियंस से वह बिना देखे ही समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। ये छोटी सी लोली है, माई मिंग नहीं, माई मिंग मैंग। वांग हाओ के दिमाग में इस प्यारी सी लोली के बारे में इन्फॉर्मेशन आई और साथ ही उसे अपने शरीर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन याद आई। जिस ग्रह पर वह अभी था उसे पृथ्वी भी कहा जाता था, जो इंटरस्टेलर फेडरेशन में सबसे निचले लेवल का क्लास 1 ग्रह था। हालांकि पृथ्वी ही इंसानियत की शुरुआत थी, इसलिए इसे इंटरस्टेलर फेडरेशन ने बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखा था। और उसकी असली पहचान बिल्कुल भी आसान नहीं थी। वह मार्शल जेनवेई वांग तियानी का इकलौता बेटा था, जो इंटरस्टेलर फेडरेशन के 4 मार्शलों में से एक था, जिसे किंग ऑफ लाइटनिंग के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये 7 साल पहले की बात है। अब वह पृथ्वी पर 11th हाई स्कूल का एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट था। उसकी याद के अनुसार 7 साल पहले एक दिन मार्शल जेनवेई एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए एक बड़ी सेना लेकर गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सबसे अजीब बात यह थी कि 100,000 सैनिकों की एक सेना बिना किसी निशान के हवा में गायब हो गई, जो एक बड़ी खबर बन गई जिसने इंटरस्टेलर फेडरेशन को चौंका दिया। और क्योंकि मार्शल जेनवेई एक आम मार्शल थे और बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार की ताकत नहीं बनाई थी।
तो मार्शल जेनवेई के गायब होने के बाद वांग हाओ को भी रॉयल अकेडमी से निकाल दिया गया, जो इंटरस्टेलर फेडरेशन की एक सुपर अमीर अकेडमी थी। आप देखिए, रॉयल अकेडमी में पढ़ने वाले सभी लोग इंटरस्टेलर फेडरेशन के बड़े अधिकारियों के वंशज थे। एक देश जितना अमीर अरबपति भी अंदर नहीं जा सका, वांग हाओ तो दूर की बात है जिसने अपना सपोर्ट खो दिया था। वह बस काबिल नहीं था। आखिर में वांग हाओ को इंसानियत के असली ग्रह पृथ्वी पर भेजा गया और उसने एक आम हाई स्कूल 11th हाई स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ का हाई स्कूल असली पृथ्वी के हाई स्कूलों से बहुत अलग था। बेसिक पढ़ाई मार्शल आर्ट की जानकारी के बारे में थी और वहाँ कई बुरे पेशे थे। उसके सामने खड़ी माई मिंगमेंग नाम की इस प्यारी सी लोली की बात करें तो वह भी 11th हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और वे दोनों फार्मेसी क्लास में थे। आपको पता होना चाहिए कि इंटरस्टेलर अलायंस में सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं हैं जो अपनी मुट्ठियों से तारे तोड़ सकते हैं, बल्कि कई हाई एंड प्रोफेशन भी हैं, जैसे फार्मासिस्ट, मेका वॉरियर्स, वेपन मास्टर्स, साइंटिस्ट्स वगैरह। ये इंसानी सभ्यता की तरक्की की नींव हैं। और असली बदकिस्मत आदमी एक हाई स्कूल स्टूडेंट था जिसे फार्मेसी बहुत पसंद थी, इतना कि उसे पोषण पर रिसर्च करने का जुनून था। वह कई दिन बिना खाए पिए रह सकता था, लेकिन पोषण पर रिसर्च करना पक्का पैसे बर्बाद करने वाला टेक्निकल काम था। तो फंडिंग के लिए उस बदकिस्मत आदमी ने मेल फीमेल लव मेकिंग के लिए पैशनेट नाम का एक हैप्पी पोशन बनाया। लेकिन आज इसे बनाते समय उसने गलती से एक बोतल गिरा दी और नतीजतन बदकिस्मत आदमी और माई मिंगमैन दोनों पर असर पड़ा। और असली बदकिस्मत आदमी भी एक जेंटलमैन था और उसका दूसरों का फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपना सिर दीवार से पटक दिया, ये सोचकर कि अगर वह बेहोश हो गया तो ठीक रहेगा, है ना। नतीजतन वह मर गया और वह आया। क्या ये भगवान का दिया हुआ मौका है? वांग हाओ ने कंफ्यूज्ड माई मिंगमैन को देखा। उसके दिल में उलझन थी। क्या उसे जानवर होना चाहिए या जानवर से भी बुरा? चरमराहट। जैसे ही वांग हाओ टाइगर की मांद में गहराई तक जाने की सोच रहा था, सीधे अंदर जाकर सीधे येलो ड्रैगन पर हमला किया और अच्छी तरह से जांच की। लैब का दरवाजा खुल गया। वांग हाओ, मैं चाहता हूं कि तुम एक भयानक मौत मरो। अगले ही पल उसके कान में नरक जैसी ठंडी आवाज आई। यह एक लड़की की आवाज है। वह उसे इतनी बुरी मौत क्यों मरवाना चाहती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि पहले वाला बदकिस्मत लड़का बेरहम था जो अपना मजा लेने के बाद चला गया, अब वह उसे जिम्मेदार ठहराने आए है? ये बहुत ही बुरा है। ओह, इससे पहले कि वांग हाओ देख पाता कि वह कौन है, उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वह तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ वांग हाओ की पीठ दीवार से जोर से टकराए। ऊपर देखने पर उसने एक जवान और खुशमिजाज छोटी लोली को मार्शल आर्ट्स की यूनिफॉर्म और पोनीटेल पहने, मुट्ठियां भींचे हुए कदम से कदम मिलाकर अपनी ओर आते देखा। वह इस छोटी हिंसक लोली को जानता था। वह माई मिंगमैन की अच्छी दोस्त जिया वेई थी। 16 साल की उम्र में उसकी साधना पहले ही मार्शल अप्रेंटिस लेवल 8 तक पहुंच चुकी थी। वह 11th हाई स्कूल में नंबर 1 जीनियस और स्कूल ब्यूटी थी, जबकि वह सिर्फ मार्शल अप्रेंटिस लेवल 4 पर था। 4 छोटे दायरे का फर्क। रुको, वांग हाओ ने मुश्किल से 2 शब्द बोले। मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम, ये बेशर्म बिगड़ा हुआ आदमी, मिंगमैन पर नजर रखे हुए थे। खुशकिस्मती से मैं आज देखने आया, वरना नतीजे सोच से भी बुरे होते। जिया वेई ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी बहन को घूरना। मेरे पास एक सिस्टम है, क्या मैं ऐसी बेशर्मी वाली बात करूंगा? ओह, ये सही नहीं है। उसे जो मिला वह ग्रेट विलेन सिस्टम था। ऐसा लगता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए सच में ऐसा करने की जरूरत है। डिंग डोंग। होस्ट को बुराई को खत्म करने के लिए दूसरों में न्याय की भावना जगाने। शुरू में ग्रेट विलेन सिस्टम का मतलब समझने और 200 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। क्या बकवास है, खुद को खत्म करने के लिए दूसरों में न्याय की भावना जगाना। कोई ऐसा काम करने के लिए कितना परेशान करने वाला होगा? वांग हाओ हैरान रह गया। सिस्टम अभी क्या कह रहा था? जैसे एक गुस्सैल और बुरे इंसान से डर लगता है, एक स्टाइलिश और बेकाबू इंसान को कोसा जाता है। क्या हो रहा था? क्या सच में ऐसे खेलते रहना ठीक है? सिस्टम प्रॉम्प्ट। एक महान विलेन होने के नाते जिसके पास आदर्श और भविष्य है, अगर तुम बुरे काम करते हो और कोई उसकी तारीफ नहीं करता, कोई उससे नफरत नहीं करता और कोई बुराई को खत्म करने के लिए खड़ा नहीं होता, तो ये सिर्फ एक नाकामी नहीं है, यह विलेन के लिए पूरी तरह से बेइज्जती है। वांग हाओ की आंख फड़क गई। वह असल में इस वजह को गलत नहीं ठहरा सका। सिस्टम, मैं स्किल अपग्रेड कार्ड इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जिया वेई को फिर से हमला करते देख वांग हाओ के पास सोचने का समय नहीं था और वह जल्दी से बच निकला। वह इस हिंसक छोटी लोली के हाथों मरना नहीं चाहता था। होस्ट के पास अभी सिर्फ एक स्किल है, लाइटनिंग सटेप। होस्ट को बधाई, लाइटनिंग सटेप अपने पीक पर पहुंच गया है। लाइटनिंग सटेप। वांग हाओ एक पल के लिए हैरान रह गया और अचानक उसे याद आया कि वह बचपन से ही पोषण पर रिसर्च कर रहा था और उसने कोई मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं सीखी थी। उसे बचपन में ही अपने पिता ने ये फुटवर्क, लाइटनिंग सटेप, सीखने के लिए मजबूर किया था।
धत तेरे की, ये तो बहुत शर्म की बात है। वांग हाओ शिकायत किए बिना नहीं रह सका। फुटवर्क का क्या फ़ायदा, उसे तो अटैक करने का तरीका चाहिए था। क्या, कितनी शर्म की बात है। जिया वेई का सुंदर चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। इस बिगड़े हुए आदमी ने सच में ये कहने की हिम्मत की कि यह शर्म की बात है। क्या उसे सच में माई मिंगमैन को बदनाम करना पड़ा ताकि यह शर्म की बात ना हो? ओह माय, बड़ी बहन तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। वांग हाओ चुप रह गया। ये कैसी सिचुएशन थी? डिंग डोंग, होस्ट को एक बार फिर दूसरों में न्याय की भावना जगाने और 200 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। ठीक है बड़ी बहन, तुम ज़्यादा नहीं सोच रही थी, मैं ज़्यादा सोच रही थी। गलतफहमी ऐसे ही चलती रहे। विलेन पॉइंट्स का सामना करते हुए वांग हाओ पूरी तरह से बिगड़ गया और बुरा भी बनने लगा। हा, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। वांग हाओ के पैर चलते रहे, जिया वेई के ज़बरदस्त एंगल पर होने वाले हमलों को आसानी से चकमा देते रहे। इस समय उसके लाइटनिंग स्टेप्स ऐसे लग रहे थे जैसे अनगिनत सालों से प्रैक्टिस किए हों। उसका शरीर उसकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा था, कोई निशान नहीं छोड़ रहा था। ये कैसे हो सकता है? पीक लेवल फुटवर्क। जिया वेई ने हैरानी से वांग हाओ को देखा। वह सच में सोच भी नहीं सकती थी कि यह सुंदर लड़का जो पूरा दिन लैब में छिपा रहता है, उसका पीक लेवल फुटवर्क कैसे होगा। हा, लिटिल गर्ल जिया, तुम यहीं रह सकती हो और हैरान रह सकती हो। वांग हाओ मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जब वह माई मिंगमैन के पास से गुजरा तो उसे लगा कि बिना वजह परवर्ट कहलाना और विलेन पॉइंट्स पाना एक तरह का नाहक फायदा है, इसलिए उसे कुछ करना ही था। ये सोचकर वांग हाओ रुका, नीचे झुका और उसे किस किया। माई मिंगमैन का पहला किस लेने में कामयाब रहा। डिंग डोंग, होस्ट को बेशर्मी और घटिया काम करने और 500 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को टाइटल जारी करने की शर्तें पूरी करने और लिटिल वाई वम्प टाइटल पाने के लिए बधाई। बेशर्म परवर्ट, मैं पक्का तुम्हें मार डालूंगा। जिया वेई गुस्से में दहाड़ी। उसकी मार्शल अप्रेंटिस लेवल 8 की ताकत पूरी तरह से फूट पड़ी, जिससे पूरी लैब एक अनदेखी हवा से भर गई। वांग हाओ लड़खड़ा गया, लगभग गिर ही गया। उसने अभी अभी माई मिंगमैन को किस किया था, वह लिटिल वाई वम्प कैसे बन गया? लेकिन जब वांग हाओ ने लिटिल वाई वम्प टाइटल के बारे में जानकारी पढ़ी तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे लगा जैसे उसका सामना किसी बहुत ही अलग सिस्टम से हुआ हो। लिटिल वाई वम्प, भेड़ियों के बीच एक अजीब जीव, भूखे भूत, भेड़िए की भूख से अलग जो कुछ भी खा जाता है, दिखावटी बदमाश से अलग, और पड़ोस के बूढ़े वांग से भी ज़्यादा अलग जो मुर्गियां और कुत्ते चुराता है। वे क्रिएटिव मास्टर हैं जो फैशन की दुनिया में घूमते हैं, अक्सर ज़बरदस्ती, लालच, नशा और ज़बरदस्ती का इस्तेमाल करते हैं। अंदर का हुनर, वाई वम जैसा मुस्कुराओ। जब रिस्पेक्टेबल वुमन टाइप की औरतों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इससे टारगेट को 100% नेगेटिव असर हो सकते हैं, जैसे घबराहट, डर और थोड़ी देर के लिए चक्कर आना। जब नाइट क्लब क्वीन टाइप की औरतों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये पहनने वाले को 100% असिस्ट इफेक्ट देता है, जिससे वह आसानी से सुंदरियों का दिल जीत लेता है और एक शानदार रात बिताता है। लिटिल वाई वम मास्टर का जीवन का मोटो, नाइट क्लब वाली स्माइल रिस्की होती हैं, खूब सारे किडनी टॉनिक और कॉन्डोम तैयार रखें। लिटिल वाई वम की जानकारी पढ़ने के बाद वांग हाओ का दुनिया को देखने का नजरिया तुरंत टूट गया। वह सच में भेड़ियों के बीच एक अजीब जीव था, सिस्टम के बीच एक गुंडा, सच में काफ़ी भद्दा। क्यों न पहले इस वाई वम जैसी स्माइल को आजमा कर देखें कि यह कितनी पावरफुल है। वांग हाओ ने एक गहरी सांस ली, जिया वेई की तरफ देखा जो उसे पकड़ने ही वाली थी, और उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े, जिससे एक रहस्यमयी स्माइल आई जो भद्दी और हल्की दोनों थी। गंभीर। ये देखकर जिया वेई अचानक रुक गई, कांप गई और सावधानी से 2 कदम पीछे हट गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात रह गई, क्या शैतानी मुस्कान है। जब तक जिया वेई को होश आया, वांग हाओ लैब से बाहर निकल चुका था, बिना किसी निशान के बहुत पहले ही चला गया था। बेशर्म बिगड़े हुए, तुम बस मेरा इंतजार करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिंगमैन को धमकाने की, मैं पक्का तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जिया वेई गुस्से में पैर पटकते हुए माई मिंगमैन के पास आए और उस छोटी लोली को उठाने में मदद की जो कन्फ्यूजन और दीवानगी की हालत में थी। ओह, मुझे गले लगना है, मुझे किस करना है। मजाक करना बंद करो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। घर मत जाओ, मैं बस यहीं रहना चाहती हूँ। माई मिंगमैन, यूं ही मत छूना। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हफा हफा। जब वांग हाओ को यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तभी वह रुका और हाँफने लगा। खुशकिस्मती से उस गुस्सैल छोटी लोली जिया वेई ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, वरना उसे सच में बंद कर दिया जाता और उस पर अटेम्प्ट जैसे किसी इल्ज़ाम में। अगर उसे सच में बंद कर दिया जाता तो उसकी खूबसूरत जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। सिस्टम नोटिफिकेशन, एक होनहार और एम्बिशियस बड़े विलेन के तौर पर जेल जाना ज़रूरी है। सिस्टम ने होस्ट के लिए खास तौर पर एक ज़्यादा लग्जरी जेल गिफ्ट पैकेज तैयार किया है। खांसी, वांग हाओ जोर से खांसा।
यह आदमी हर जगह कैसे हो सकता है? जेल गिफ्ट पैकेज, क्या बकवास है। अगर वह अंदर गया तो क्या वह फिर भी बच पाएगा? ये जानना ज़रूरी है कि इंटरस्टेलर फेडरेशन में सिर्फ वही लोग जेल से बच सकते थे जिनके पास मजबूत कल्टिवेशन और पावरफुल बैकिंग थी। वह अब बस एक बेचारा लूजर था और वह भागना चाहता था। उसने अंदाज़ा लगाया कि अगर वह अंदर गया तो वह अपनी बाकी ज़िंदगी अंदर ही बिताएगा। हालांकि नौसिखिया गिफ्ट पैकेज इतना अच्छा था तो पक्का ये जेल गिफ्ट पैकेज भी बुरा नहीं होगा, है ना? ऐसा सोचते हुए उसे अचानक जेल जाने की थोड़ी बेसब्री और बेचैनी क्यों महसूस हुई। मुझे जेल जाने के लिए उकसाओ मत। मुझे बताओ, मेरा टाइटल लिटिल वाई वम्प क्यों है? वांग हाओ का लहजा अजीब था। हालांकि उसे लिटिल वाई वम्प की अंदरूनी स्किल पसंद थी, लेकिन जब इंसान होने के उसूल की बात आई तो उसे साफ साफ जवाब मांगना ही पड़ा। होस्ट ने माई मिंगमैन को ड्रग दिया और फिर उसकी मर्जी के बिना ज़बरदस्ती ऐसा काम किया जो लिटिल वाई वम्प में ड्रग देने और ज़बरदस्ती करने की शर्तों को पूरी तरह से पूरा करता है। सिस्टम ने गंभीरता से कहा, मेरी गांड में ड्रग देना? वह एक लैब एक्सीडेंट था, ठीक है? और उस तरह की चीज़ से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने बस उसे किस किया, क्या उसे भी ज़बरदस्ती करना माना जाएगा? मैंने और कुछ नहीं किया, तुम मेरे कैरेक्टर की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट के विचार बहुत खतरनाक हैं। एक होनहार और एम्बिशियस महान विलेन होने के नाते तुम्हारे पास कैरेक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। याद रखना, एक बार जब सिस्टम दुनिया को हिला देगा तो ईमानदारी अब से अजनबी हो जाएगी। वांग हाओ हैरान रह गया। उसने कुछ नया सीखा था। तो बेशर्म होने के बारे में इतने एजुकेशनल तरीके से बात की जा सकती है। वह सिस्टम से बनी आत्मा के लिए चिकन सूप का ये कटोरा ज़रूर पिएगा। छोड़ो, मैं तुमसे बकवास नहीं करूँगा। वांग हाओ ने हाथ हिलाया इस अजीब लेकिन जाने पहचाने 11th हाई स्कूल को बाएं दाएं देखते हुए। इस समय 11th हाई स्कूल के स्टूडेंट स्कूल गेट की ओर बढ़ रहे थे, जो साफ इशारा कर रहा था कि स्कूल खत्म होने का समय हो गया है, वरना जिया वेई माई मिंगमैन को ढूंढने लैब में नहीं जाती। मुझे पहले घर जाना चाहिए। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई और स्टूडेंट्स के साथ स्कूल गेट से बाहर चला गया। रास्ते में उसने कई स्टूडेंट्स को कल स्कूल असेंबली पर चर्चा करते सुना। तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंसिपल कल स्कूल असेंबली में किस बारे में बात करेंगे? और क्या हो सकता है? ये हमारी पढ़ाई के बारे में होगा। बकवास, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है। प्रिंसिपल शायद 4 बड़ी की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कैंडिडेट्स को चुनने वाले हैं। ये बात तो समझ में आती है। मुझे हैरानी है कि इस साल सिलेक्शन कैसा होगा। धरती पर कुल 99 हाई स्कूल हैं, हमारे 11वें हाई स्कूल के लिए अच्छी रैंकिंग पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, 4 बड़ी की यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए धरती से सिर्फ टॉप 10 को चुनती हैं, और बाकी कितने भी अच्छे क्यों न हो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यह अभी भी धरती को मदर प्लैनेट के तौर पर पहचान दे रहा है, इसीलिए उन्होंने 10 लोगों को चुना, वरना धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 जगहें होती। मैंने सुना है कि हर साल कम से कम 5 मिलियन स्टूडेंट 4 बड़ी की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन आखिर में 500 से भी कम को एडमिशन मिलता है। बिल्कुल, कंपटीशन बहुत मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि ये 5 मिलियन स्टूडेंट इंटरस्टेलर फेडरेशन के 50,000 लेवल 1 प्लैनेट से चुने गए जीनियस हैं। हमारे लेवल 1 प्लैनेट के जीनियस जब लेवल 2 या लेवल 3 प्लैनेट पर जाते हैं तो बस कचरा बन जाते हैं। इनकी कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, सही है। अगर आप इनकी तुलना रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट से करें तो उनमें सड़कें साफ करने की भी क्वालिफिकेशन नहीं है। 4 मेजर की यूनिवर्सिटी, रॉयल एकेडमी। वांग हाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं अपनी यादों को टटोलते हुए। 4 मेजर की यूनिवर्सिटी आम यूनिवर्सिटी में 4 सबसे पावरफुल थीं, लेकिन उनमें जाना बिल्कुल वैसा ही था जैसे 1000 सैनिक एक तख्ते वाले पुल को पार कर रहे हों। लेकिन जब तक आप चुने जाते थे, इसका मतलब था ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के अनगिनत मौके। और उनके पिता तियानबेई यूनिवर्सिटी से आए थे, जो 4 मेजर की यूनिवर्सिटी में से एक थी। वह तियानबेई यूनिवर्सिटी के इतिहास का सबसे चमकता सितारा था और पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन का सबसे शानदार जीनियस। बदकिस्मती से भगवान को टैलेंट से जलन होती थी और 7 साल बीत गए थे और उसका कोई अता पता नहीं था। क्या उस बूढ़े आदमी ने उस समय सिर्फ एक भले से पूरी रॉयल एकेडमी में सेंध नहीं लगाई थी, वहाँ के सभी जीनियस को पूरी तरह कुचल दिया था और रॉयल एकेडमी की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। वांग हाओ ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि रॉयल एकेडमी से निकाले जाने का संबंध ज़रूर उस बूढ़े आदमी से है। लेकिन अगर उस बूढ़े आदमी ने उन्हें उकसाया और उनकी इज्जत खराब की तो उन्हें जाकर उससे हिसाब बराबर करना चाहिए। उसका इससे क्या लेना देना? भूल जाओ, अगर उन्होंने मुझे निकाला तो निकाला। वांग हाओ ने आह भरी, फिर मजाक उड़ाया, लेकिन हमारा ये कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ है। जब वह बूढ़ा आदमी पूरी रॉयल एकेडमी में सेंध लगा सकता है तो मैं न सिर्फ इसे साफ कर सकता हूँ बल्कि इसे गिरा भी सकता हूँ। बहुत जल्द ही वांग हाओ अपनी यादों से घर लौट आया।
लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसका मूड तुरंत खराब हो गया। अंदर उसने देखा कि बदबूदार मोजे और कपड़े हर जगह बिखरे हुए थे। कचरा कई दिनों से बाहर नहीं निकाला गया था और उसमें से तेज बदबू आ रही थी। खासकर जब वान हाओ को भूख लगी और उसने बिस्कुट का एक पैकेट देखा तो उसे पता चला कि वे बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। अभागे आदमी, तुम कैसी जिंदगी जी रहे थे? वान हाओ ने अपना माथा रगड़ा। ये बदकिस्मत आदमी एक मार्शल का बेटा था, फिर भी वह इतनी बुरी तरह कैसे जी रहा था? बेबस होकर वान हाओ ने अपनी कलाई पर स्मार्ट ब्रेसलेट को थपथपाया। यह इंटरस्टेलर फेडरेशन के सदस्यों के लिए एक ज़रूरी स्मार्ट कंप्यूटर था। यह न केवल मालिक की पहचान की जानकारी रिकॉर्ड करता था, बल्कि इसे कंप्यूटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे ये बहुत आसान हो गया। वान हाओ ने बैंक कार्ड का बैलेंस चेक करने के बाद वह तुरंत शांत नहीं रह सका। उस बदकिस्मत आदमी की कुल सेविंग्स असल में 500 क्रेडिट से भी कम थीं। क्या मैं उठने से पहले ही सड़कों पर भूखा मर जाऊंगा? वान हाओ ने आसमान की तरफ आह भरी। छोड़ो भी, उस बदकिस्मत आदमी को दोष देने का क्या फ़ायदा? अब वह और मैं एक ही इंसान हैं। उसे दोष देना तो बस खुद को दोष देना है। चलो पहले कल्टीवेट करते हैं। वान हाओ ने आह भरी, लेवल 1 पोटेंशियल पिल निकाली, उसे निगला और फिर गंदे बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। मार्शल ब्रिलियंस डेमोनिक इन्फ्यूजन शुरू। सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। गड़गड़ाहट। एक पल में वान हाओ के दिमाग में बहुत सारी जानकारी एक लहर की तरह भर गई। उसके शरीर के अंदर के मेरिडियन उसके दिमाग में दिखाई दिए और कल्टीवेटिंग टेक्निक कैसे काम करती है इसके रहस्य उसे साफ दिखाई देने लगे। कितनी पावरफुल कल्टीवेटिंग टेक्निक है! वान हाओ की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। आखिरकार उसके पिता एक मार्शल लेवल के आदमी थे और वह कोई आम आदमी नहीं था जिसने कभी दुनिया नहीं देखी हो। वह स्वाभाविक रूप से समझता था कि साधना तकनीक कितनी शक्तिशाली होती है। किसी कल्टीवेशन टेक्निक की क्वालिटी को समझने के लिए कोई यह बता सकता है कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब किया। आम लोगों द्वारा प्रैक्टिस की जाने वाली कल्टीवेशन टेक्निक बेसिक थी जिन्हें लाइब्रेरी से खरीदा जा सकता था और वे बहुत कम मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती थीं, जबकि एडवांस टेक्निक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करती थीं। अगर बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक की एफिशिएंसी 1 थी तो एडवांस टेक्निक 10 या 100 भी हो सकती थी। गैप बहुत बड़ा था। इसलिए समय के साथ एक जैसे टैलेंट वाले दो लोगों के बीच भी गैप लगातार बढ़ता गया। बूम! सिस्टम का इन्फ्यूजन लेने के बाद वान हाओ मार्शल ब्रिलियंस डेमोनिक आर्ट से अच्छी तरह परिचित हो गया। वह तुरंत ध्यान की अवस्था में चला गया, उसका दिमाग खाली और साफ हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, हवा में तैरती स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में बढ़ती गई, जिससे उसका फिजिकल रूप लगातार मजबूत होता गया। कल्टीवेशन सिस्टम में फिजिकल शरीर हर चीज़ का आधार था और इसे हर समय सख्ती से रिफाइन करना पड़ता था। और मार्शल अप्रेंटिस स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने शरीर को कल्टीवेट करते थे। फिजिकल बॉडी के 9 बार मजबूत होने के बाद कोई भी बाहरी कल्टीवेशन से अंदरूनी कल्टीवेशन में जा सकता था, शरीर के अंदर मेरिडियन को तोड़ना शुरू कर सकता था, मार्शल मास्टर स्टेज तक पहुंच सकता था और छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल करने की काबिलियत हासिल कर सकता था। कल्टीवेशन को समय का कोई पता नहीं होता और एक रात जल्दी ही बीत गई। बूम! जब सूरज निकला तो वान हाओ का शरीर कांप उठा और उसके अंदर से हवा का एक डरावना कट निकला, जिससे उसके आसपास की हर चीज़ उड़ गई। वान हाओ ने अपनी आंखें खोलीं और एक सुनहरी रोशनी चमकी, जिससे एक चमकदार चमक निकल रही थी। मार्शल अप्रेंटिस लेवल 5। जैसा कि सिस्टम से एक डिवाइन टेक्निक से उम्मीद थी, ये सच में कमाल का है। वान हाओ थोड़ा इमोशनल हो गया। अगर वह किसी ऊंचे लेवल के ग्रह पर होता तो उसने अंदाज़ा लगाया कि वह कुछ ही घंटों में इसे तोड़ सकता है, इसके लिए उसे पूरी रात की ज़रूरत नहीं होगी। ये जानना ज़रूरी है कि किसी ग्रह का लेवल उस ग्रह पर स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी की ताकत तय करता है। पृथ्वी जैसे लेवल 1 ग्रह पर स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत कमज़ोर ही कहा जा सकता है। अगर वह इंटरस्टेलर फेडरेशन के एम्परर स्टार के पास जाता तो वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी हल्की बूंदाबांदी की तरह होती, जो लगातार गिरती रहती। एम्परर स्टार, मैं कभी न कभी वापस आऊँगा। वान हाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखों में पक्का इरादा था। एम्परर स्टार वह जगह थी जहां वह पैदा हुआ था, जहां उसका बचपन बीता था और जहां उसका घर था। लेकिन उस समय उसके पिता के गायब होने के बाद उसे दूसरों ने मार्शल मैनर से निकाल दिया था। हालांकि उसे विश्वास था कि जब वह दोबारा लौटेगा तो जिन लोगों ने उसके परिवार की प्रॉपर्टी हड़पी थी उन्हें इस दुनिया में आने का पक्का पछतावा होगा। अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी। वान हाओ ने समय देखा, जल्दी से उठा और 11th हाई स्कूल की ओर दौड़ा। चाहे वह रॉयल एकेडमी को तोड़ना चाहता था या इंसाफ के लिए एम्परर स्टार लौटना चाहता था, उसे पहले 4 मेजर की यूनिवर्सिटी में से किसी एक में जाना था, इसलिए वह आज की स्कूल असेंबली बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। रास्ते में वान हाओ ने सिस्टम से विलेन पॉइंट्स पाना सीखा।
एक तरीका था दूसरों में इंसाफ की भावना जगाना, उन्हें इंसाफ का प्रतिनिधित्व करने देना ताकि वह अपने बुरे रूप को खत्म कर सके। उसे उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं थी, बस दुनिया से नफरत मिलने से आसानी से पॉइंट्स मिल सकते थे। बेशक इस तरीके से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन इसका फ़ायदा ये था कि इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता था, जिससे वायरल इफेक्ट मिलता था। दूसरा तरीका था कुछ बुरे काम करना। काम कितना गंभीर है इस पर निर्भर करते हुए वह अच्छे पॉइंट्स पा सकता था, खासकर कुछ बुरे काम करके, जिससे उसे टाइटल जैसी अच्छी चीज़ें भी मिल सकती थीं। हालांकि अपनी अभी की ताकत के साथ अगर उसने सच में ऐसा किया तो वह कल जेल में होगा। तीसरा तरीका टीवी पर आने वाले बड़े विलेन जैसा था, पहले मुश्किलें झेलना और अपने समय का इंतजार करना, फिर ऊंचे पद पर पहुंचकर हर चीज़ पर कब्जा करना, या पर्दे के पीछे छिपकर हजारों मील दूर से स्ट्रैटेजी बनाना और लड़ाई जीतना। सिस्टम के अनुसार स्कीम जितनी बड़ी होगी और जितने ज़्यादा ताकतवर लोगों को वह धोखा देगा, उसे उतने ही ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे और सुपर वैल्यू गिफ्ट पैकेज भी दिए जाएंगे। लेकिन किसी स्कीम को कामयाबी से सेटअप करने के लिए न सिर्फ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी, बल्कि ऑर्डर पूरे करने के लिए काफ़ी सब्र और सबॉर्डिनेट की भी ज़रूरत थी। दिक्कत ये थी कि ऑपरेशनल साइकिल थोड़ा लंबा था। इन 3 तरीकों के बारे में वांग हाओ को लगा कि वह अभी सिर्फ पहले वाले का ही इस्तेमाल कर सकता है, बाकी 2 सप्लीमेंट्री तरीकों के तौर पर काम करेंगे। आज से मैं एक बेशर्म बदमाश बन जाऊंगा जिससे हज़ारों लोग नफरत करेंगे। वांग हाओ ने आह भरी, उसे लगा कि उसकी आने वाली जिंदगी कई तरह की चुनौतियों से भरी है। लेकिन मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूँ। वांग हाओ की आंखों में एक पवित्र रोशनी चमकी। वह साफ तौर पर अपनी जिंदगी विलेन के काम के लिए लगाने का प्लान बना रहा था। तुम मुझे खत्म करने के लिए इंसाफ दिखाते हो और मैं तुम्हें सजा देने के लिए बुराई दिखाता हूँ। चलो एक दूसरे को चोट पहुँचाते हैं, कौन डरता है। 11th हाई स्कूल के एंट्रेंस पर लाल मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म में एक छोटी लोली और सिर झुकाए एक प्यारी सी छोटी लोली साथ साथ चल रही थीं। ये 2 छोटी लोली जिया वेईवेई और माई मिंगमैंग थीं। इस समय जिया वेईवेई ने गुस्से से अपने गाल फुला लिए जब उसे कल रात माई मिंगमैंग को घर लाए जाने और पूरी रात बिना सोए तड़पाए जाने का सीन याद आया। साथ ही ये भी साबित हुआ कि वांग हाओ सच में एक घटिया बिगड़ेल आदमी था, वरना दवा का असर इतना तेज क्यों होता। पुई, तुम क्या सोच रहे हो। जिया वेईवेई ने अपना सिर हिलाया और इन बुरे ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दिया। वेईवेई, क्या भाई वांग हाओ ने सच में कल मुझे किस किया था। माई मिंगमैन के दोनों छोटे हाथ घबराहट में आपस में रगड़े, उसका दिल बेचैन था। भाई वांग हाओ, क्या तुम्हें सच में उस बिगड़ेल आदमी को खाने की ज़रूरत है, तभी तुम उसका असली चेहरा पहचान पाओगे। वांग हाओ का नाम सुनते ही जिया वेईवेई का गुस्सा भड़क गया। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जो इस तरह का पोषण बना सकता है वह या तो परवट है या साइकोपैथ। माई मिंगमैन ने डरते हुए समझाया, वेईवेई, तुम भाई वांग हाओ के बारे में गलत हो। कल असल में एक लैब एक्सीडेंट था और उसका भाई वांग हाओ से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा उसने वह पोषण सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि दूसरे पोषण पर रिसर्च करने के लिए पैसे मिल सकें। तुम्हें पता है, उस तरह का पोषण न सिर्फ सस्ता होता है बल्कि बहुत अच्छा बिकता भी है। ये सच में बहुत फ़ायदेमंद है। माई मिंगमैंग जितना ज़्यादा बोलती गई उसका चेहरा उतना ही लाल होता गया और उसकी आवाज़ धीमी होती गई, जब तक कि आखिर में वह सुनाई नहीं देने लगी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जिया वेईवेई ने गुस्से में कहा और अपने छोटे से हाथ से माई मिंगमैंग की कमर पर जोर से चुटकी काटी। ये लड़की असल में उस बड़े परवर्ट वांग हाओ को बचाने के लिए उसकी बुराई कर रही थी। वह तो पक्की हाई स्कूल की स्टूडेंट थी, उसे उस तरह के पोषण की कीमत और बिक्री के बारे में कैसे पता चल सकता था। माई मिंगमैंग थोड़ा दर्द महसूस करते हुए चौंक गई। जिया वेईवेई ने गुस्से से नाक से कुड़ी, हाथ में प्लास्टिक बैग से एक स्टीम्ड बन निकाला और एक टुकड़ा खाया जैसे उसे गहरी नफरत हो। ये सब उस बदमाश वांग हाओ की गलती थी, जिसकी वजह से उसे माई मिंगमैंग ने पूरी रात परेशान किया और नींद नहीं आई। आज सुबह उसे स्कूल मीटिंग के लिए स्कूल जाना था और उसके पास नाश्ते का भी समय नहीं था, इसलिए वह यहाँ सिर्फ एक स्टीम्ड बन ही चबा पाए। अचानक जिया वेईवेई को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है और उसकी नज़र बहुत बुरी थी। सिर घुमाकर उसने देखा कि वांग हाओ उसे घूर रहा है, उसके मुंह के कोने से घिनौनी लार टपक रही थी। इस समय वांग हाओ को कल रात जिया वेईवेई से हुई पिटाई का कोई होश नहीं था। वह इतना भूखा था कि उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था और उसकी आंखों में तारे दिख रहे थे। वह कल रात खेती में बिजी था और उसने कुछ नहीं खाया, और अगर वह चाहता भी तो भी वह उन एक्सपायर हो चुके बिस्किट को खा नहीं पाता था। वह आज सुबह देर से निकला और रास्ते में उसे नाश्ता खरीदने की जगह नहीं मिली। बेशक इसका मुख्य कारण यह था कि उसके चेहरे पर गरीबी साफ दिख रही थी। अब जिया वेईवेई के हाथ में स्टीम्ड बन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी माँ को देख रहा हो, बिना किसी दिखावे के। बेशर्म बिगड़े आदमी, तुम क्या देख रहे हो। जिया वेईवेई ने वांग हाओ को सावधानी से देखा।
क्या ये बिगड़ा आदमी उससे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है क्योंकि उसने उसका प्लान खराब कर दिया था, या वह उस पर कोई चाल चलने की तैयारी कर रहा था? भाई वांग हाओ, तुम यहाँ हो। माई मिंगमैन ने शर्माते हुए अपना सिर नीचे किया और मच्छर जैसी धीमी आवाज में वांग हाओ का स्वागत किया। जैसे ही उसने वांग हाओ को देखा, उसे चक्कर आ गया और उसे ये भी याद आया कि जिया वेइवेई ने वांग हाओ के उसे किस करने के बारे में क्या कहा था। उसी समय माई मिंगमैन के दिल में बहुत उलझन थी। क्या वांग हाओ ने उसे दवा के असर की वजह से किस किया, या इसलिए कि वह उसे पसंद करता था और उसने उसे किस किया? अगर ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसे पसंद करता था, तो क्या उसे मान लेना चाहिए या नहीं? वांग हाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और माई मिंगमैन को देखा। छोटी लोली सिर्फ 16 या 17 साल की थी। वह न सिर्फ शर्मीली थी बल्कि बहुत पसंद आने वाली भी थी। वह स्कूल ब्यूटी लेवल की देवी भी थी और 11th हाई स्कूल में उसके बहुत से चाहने वाले थे। खासकर उसकी याददाश्त के हिसाब से माई मिंगमैन को उस पर क्रश था। लेकिन ये भी सच था, हालांकि वह असली बदकिस्मत आदमी ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मेडिसिन के फील्ड में उसकी कामयाबी निश्चित रूप से उसके साथियों से कहीं ज्यादा थी और वह बुरा भी नहीं दिखता था। अगर वह पहले धरती पर होता तो वह निश्चित रूप से स्कूल हंक लेवल का इंसान होता। ये सच में एक छोटी लोली के लिए बहुत खतरनाक था जिसे मेडिसिन पसंद थी और वह अपने पहले प्यार को महसूस कर रही थी। इस तरह के बिगड़े हुए आदमी से बात करने की क्या बात है? जिया वेइवेई, जिसके मुंह में भाप से भरा बंद था, ने अपनी आस्तीनें ऊपर की और माई मिंगमैन को बचाने के लिए अपने पीछे खींचने के लिए आगे बढ़ी। ये देखकर वांग हाओ का चेहरा काला पड़ गया। बिगड़े हुए आदमी के तौर पर उसकी यह इमेज जाने वाली नहीं थी, लेकिन उसे जिया वेइवेई से डरने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि जिया वेइवेई की कल्टीवेशन उससे 3 छोटे लेवल ज्यादा थी, उसने लाइटनिंग स्टेप को परफेक्ट कर लिया था और पहले से ही ऐसी पोजीशन में था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और उसके पास एक खतरनाक मूव भी था जो औरतों पर 100% असरदार था, वाई वम जैसी स्माइल। ये सोचकर वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े और एक अजीब सी स्माइल आई जो भद्दी भी थी और थोड़ी सीधी भी। तुरंत माई मिंगमैन और जिया वेइवेई के शरीर को ऐसा लगा जैसे उन्हें कट लग गया हो और वे जोर से कांपने लगे। उनके दिमाग खाली थे और उनके दिमाग में बस वही शैतानी मुस्कान थी जो इससे ज्यादा शैतानी नहीं हो सकती थी। 2 छोटी लोलियों को अपनी जगह पर जमे देखकर वांग हाओ ने बिना किसी झिझक के उनके हाथों से स्टीम्ड बन छीन लिए और 11th हाई स्कूल की तरफ अकड़कर चला गया। डिंग डोंग, होस्ट को दूसरों की प्रॉपर्टी लूटने और 200 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। स्टीम्ड बन चुराने से भी फायदा हुआ, जो सच में अच्छा था। अगर उसने अभी 2 छोटी लोलियों का फायदा उठाया होता तो उसे पक्का ज्यादा पॉइंट्स मिलते। बेशर्म बिगड़े हुए, इस लड़की के लिए यहीं रुक जाओ। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद जिया वेइवेई ने रिएक्ट किया। उसके खाली हाथों को देखकर वह गुस्से से चिल्लाई और वांग हाओ की तरफ दौड़ी। बेशर्म बिगड़े हुए, आसपास के स्टूडेंट्स ने आवाज सुनी और देखा। उन्होंने देखा कि जिया वेइवेई गुस्से से उसका पीछा कर रहा था, जबकि वांग हाओ घमंड से उसके आगे भाग रहा था। ये सीन बेशर्म बिगड़ा हुआ शब्दों के साथ इन स्टूडेंट्स को अपनी जवानी में अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने पर मजबूर कर दिया। क्या वांग हाओ ने जिया वेइवेई पर कोई चाल चली? और वह जबरदस्ती वाली थी? नहीं तो जिया वेइवेई इतनी नाराज क्यों होती? अगर ऐसा है तो आजकल के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सैल हैं। भाइयों, मिस वेइवेई का फायदा उठाने की हिम्मत तुमने की, अपने हथियार उठाओ और इस आदमी को खत्म कर दो। धत तेरे की, मिस वेइवेई मेरी देवी है। मैं उसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता, लेकिन ये सुंदर लड़का सच में चाल चलने की हिम्मत करता है। वह सच में मौत चाहता है। अब और बात नहीं, भाइयों चलो साथ चलते हैं। उसने देवी वेइवेई को उकसाया। हम इस बच्चे को काटकर कुत्तों को खिला देंगे, चाहे वह कहीं भी जाए। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि देवी की तारीफ सिर्फ दूर से ही की जा सकती है, उनका अपमान नहीं किया जा सकता। मार डालो! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ उन दर्जन भर मेल स्टूडेंट्स को देखकर चौंक गया जो दौड़कर आए थे। ये भाई कहाँ से आ गए? अचानक वांग हाओ को याद आया कि जिया वेइवेई 11th हाई स्कूल की स्कूल ब्यूटी थी और उसके पास एक गार्डियन आर्मी थी। डिंग डोंग, होस्ट को दूसरों के दिलों में देवी का अपमान करने, दूसरों का गुस्सा भड़काने और 300 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग बधाई, डिंग डोंग बधाई, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ अपने कानों में प्रॉम्प्ट सुनकर हैरान रह गया। कुछ स्टीम्ड बंस चुराना दूसरों के दिलों में देवी का अपमान करना है। ये बहुत ही मजेदार है। बधाई हो होस्ट, तुम्हें कुल 3800 विलेन पॉइंट्स मिले हैं। कितने? वांग हाओ फिर हैरान रह गया। उसने सिर्फ एक बार एक देवी का अपवित्र करके इतने सारे पॉइंट्स कमाए। ये बहुत आसान था। लेकिन वांग हाओ अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने जिया वेइवेई का अपमान कब किया। उसने तो उसका हाथ भी नहीं छुआ था। हालांकि वांग हाओ के पास इन बातों पर सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था।
हालांकि उसके लाइटनिंग स्टेप्स पीक पर पहुंच गए थे, लेकिन उसका कल्टीवेशन बेस अभी भी कम था। अगर यह ग्रुप उस पर हमला कर देता तो वह पक्का बुरी हालत में होता। छोटी लड़की जिया, आखिर हम क्लासमेट हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगली बार तुम्हें ट्रीट दे सकता हूँ। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? वांग हाओ ने अपने लाइटनिंग स्टेप्स से जिया वेई वेई की फूलों की रखवाली करने वाली फौज के हमलों को आसानी से चकमा दे दिया। तुम्हारे पास कैश कम है या नहीं, इससे इस लड़की का कोई लेना देना नहीं है। जिया वेई वेई के छोटे छोटे मुंह के तूफान की तरह बरस पड़े। वांग हाओ ने होश संभाला, जिया वेई वेई के हमलों से बचते हुए। छोटी लड़की जिया, तुम सच में बहुत नासमझ हो रही हो। कल भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। क्या तुम जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हो? जिया वेई वेई ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम अभी भी कल की बात उठाने की हिम्मत कर रही हो। ये लड़की पूरी रात करवटें बदलती रही और उसे नींद नहीं आई। ये सब तुम्हारी गलती है। वांग हाओ हैरान रह गया। पूरी रात सोया नहीं? क्या यह उसके और माई मिंगमैन के बीच हो सकता है? इसी समय माई मिंगमैन भी दौड़कर आए। उसका चेहरा लाल था और उसने सलाह दी, वेई वेई, लड़ना बंद करो। भाई वांग हाओ वैसा इंसान नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। ... तीनों के बीच की बातचीत सुनकर जो स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे उन्हें लगा कि यह गॉसिप है, और यह बहुत बड़ी गॉसिप थी। अगर आप बेशर्म, बिगड़ा हुआ, पैसे की कमी, लगातार उलझना और बिना सोए पूरी रात करवटें बदलते रहे को जोड़ते हैं तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि जिया वेई वेई और वांग हाओ कल एक छोटे से होटल में गए थे और फिर पूरी रात करवटें बदलते रहे? लेकिन जब वे आज सुबह उठे तो वांग हाओ ने कहा कि उसके पास कैश कम है और वह किराया नहीं दे सकता। उसने जिया वेई वेई से किराया देने को कहा और अगली बार उसे ट्रीट देने का वादा किया। 11th हाई स्कूल की घमंडी स्कूल ब्यूटी के लिए पूरी रात उछलना कूदना और फिर पेमेंट करना बहुत बड़ी बेइज्जती थी, जिसकी वजह से यह सीन हुआ। इसके अलावा माई मिंगमैन के लाल चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इन बातों के बारे में पता था, फिर भी उसने कहा कि वांग हाओ उस तरह का इंसान नहीं है। क्या इसका मतलब ये था कि जब भी माई मिंगमैन वांग हाओ के साथ बाहर जाती थी तो वांग हाओ ही पेमेंट करता था? इस कनेक्शन से सभी स्टूडेंट्स हैरान रह गए। वे सभी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे, लेकिन इतना बड़ा गैप क्यों था? और ये तीनों कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले ऐसी हरकतें कर रहे थे। क्या ये सच में ठीक था? स्टूडेंट्स को जो बात सबसे ज़्यादा नापसंद आए वह ये थी कि वांग हाओ न केवल दोगला था, बल्कि एक छोटे से होटल में जाने के बाद पेमेंट न करने में भी काबिल था। वह सच में धरती का कूड़ा था। नामुमकिन है, मिस वेई वेई ऐसे बदमाश के साथ कैसे हो सकती हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे इस बदमाश के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। क्या हम बस खड़े होकर देखते रहेंगे? क्या तुम सच में इस बदमाश को हमारे 11वें हाई स्कूल की देवी का अपमान करते हुए बर्दाश्त कर सकते हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मिस मिंगमैन की फूलों की रखवाली करने वाली सेना का हिस्सा हूँ। आज मैं इस बदमाश को चीर डालूंगा। सब लोग हमला करो। ... आसपास के स्टूडेंट्स को उसकी बुराई करने वालों की लाइन में शामिल होते देखकर वांग हाओ पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या कोई उसे बता सकता है कि क्या हो रहा है? इस दुनिया में क्या कुछ स्टीम्ड बन चुराने के लिए इतने सारे लोगों का ग्रुप होना ज़रूरी है? डिंग डोंग, होस्ट को बधाई, एक देवी का अपमान करने और 100 लोगों की घेराबंदी शुरू करने के लिए आपको कुल 5000 विलेन पॉइंट्स मिले हैं। वांग हाओ रो रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि देवी का अपमान किया जाए या नहीं, वह बस इतना जानता था कि कुछ टीम बंस चुराने की कीमत 100 लोगों से घिरना था। ये कीमत बहुत ज़्यादा थी। दूर एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी स्टूडेंट्स को ग्रुप में लड़ते हुए देख रहा था। उसकी दाढ़ी खड़ी थी और आंखें गुस्से से बड़ी हो गई थीं। ये स्टूडेंट्स बहुत बेकाबू थे, स्कूल में ग्रुप में लड़ रहे थे। क्या उन्हें सच में लगता था कि वह 11th हाई स्कूल के प्रिंसिपल जोंगली सिर्फ दिखावे के लिए थे? ये अचानक प्रिंसिपल जोंगली ने वांग हाओ की तरफ देखा, जो घिरे होने के बाद सदमे में इधर उधर भाग रहा था। वह धरती पर उन कुछ लोगों में से एक था जो वांग हाओ का बैकग्राउंड जानते थे। उस समय वांग हाओ को रॉयल एकेडमी से निकाल दिया गया था और कई उतार चढ़ाव के बाद वह धरती पर 11th हाई स्कूल में आया, जो उसके पिता का स्कूल भी था। शुरू में जोंगली ने सोचा था कि वांग हाओ अपने पिता की तरह मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा बनेगा, लेकिन पता चला कि वांग हाओ को फार्मास्यूटिकल्स पसंद थे और फार्मास्यूटिकल्स में उसकी कामयाबी कम नहीं थी। वह वांग हाओ पर दबाव नहीं डाल सका और वह इस बात से बहुत समय तक दुखी रहा। लेकिन आज उसने क्या देखा? पीक लेवल फुटवर्क। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जो पूरा दिन लैब में बिताता था, वह असल में पीक लेवल फुटवर्क समझ पाया। इस पर यकीन करना सच में मुश्किल था। जीनियस, ये बच्चा पक्का एक जीनियस है, एक सुपर जीनियस जो अपने पिता से भी ज़्यादा ताकतवर है। इस समय जोंगली बहुत उत्साहित था। वह ऐसे जीनियस को लैब में अपना समय बर्बाद करने की इजाज़त कभी नहीं देगा।
वांग हाओ का स्टेज भी उसके पिता जैसा ही होना चाहिए, मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सबसे चमकता सितारा बनना चाहिए। सब लोग, अभी रुक जाओ, झोंगली चिल्लाया, उसके पैर जमीन पर टैप कर रहे थे। वह उछला और वांग हाओ के पास आ गिरा। ये प्रिंसिपल है, सब लोग, भागो। प्रिंसिपल को आते देख सभी स्टूडेंट्स ने तुरंत लड़ना बंद कर दिया, फिर तितर बितर होकर स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ भागे। झोंग ली ने इन स्टूडेंट्स को नज़रअंदाज किया और वांग हाओ की तरफ देखा, सिर हिलाते हुए तारीफ की, बुरा नहीं, सच में बुरा नहीं। फिर वांग हाओ को रिएक्ट करने का टाइम दिए बिना उसने वांग हाओ और जिया वेई दोनों को एक एक हाथ से पकड़ा और स्पोर्ट्स फील्ड पर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कूद गया। फार्मास्यूटिकल क्लास का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट और मार्शल आर्ट्स क्लास का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट स्कूल में पीछा कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। ये कैसा बर्ताव है? तुम दोनों आज की स्कूल असेंबली में स्टेज पर खड़े होकर सुनोगे। झोंग ली ने उन्हें डांटा, फिर उन स्टूडेंट्स की तरफ देखा जो धीरे धीरे स्पोर्ट्स फील्ड पर बैठ रहे थे, अब वांग हाओ और जिया वेई पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वांग हाओ ने प्रिंसिपल की तरफ देखा, खड़े होने की सज़ा मिलने का कोई निशान नहीं दिखा। वह सीधे ज़मीन पर बैठ गया और 2-3 निवालों में एक स्टीम्ड बन खा गया। ये वह इनाम था जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था। साथ ही वांग हाओ ने अपने मन के सिस्टम से ये भी पूछा कि एक देवी का अपमान करने और लोगों को गुस्सा दिलाने से इतने सारे पॉइंट कैसे मिलते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट, देवी एक स्पिरिचुअल टोटेम होती हैं। होस्ट ने उनका अपमान किया, जिससे दूसरों के दिलों में पवित्र जगह का बहुत ज़्यादा उल्लंघन हुआ। इससे फिजिकल चोट से ज़्यादा नुकसान होता है। ये सिस्टम मानता है कि यह पूरी तरह से बुरा काम है। खांसी, वांग हाओ का दम घुट गया। उसने अभी अभी एक स्टीम्ड बन चुराया और सच में दूसरों की पवित्र जगहों का उल्लंघन किया। ये बहुत ही बेकार की बात थी। घुटन के लिए तुम्हें यही सज़ा मिली। उसके बगल में जिया वेई गुस्से में दांत पीस रही थी, वांग हाओ को मन ही मन गला घोंटकर मरने की गाली दे रही थी। उसने उसके स्टीम्ड बन चुराए और उसे भूखा कर दिया। वह सच में एक बेशर्म बदमाश था। प्रिंसिपल झोंग ली ने अपने पीछे ज़मीन पर बैठे वांग हाओ की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने अपना गला साफ किया और माइक्रोफोन में बोलना शुरू कर दिया। आज 11th हाई स्कूल की 140वीं प्री ग्रेजुएशन स्कूल असेंबली है। सबसे पहली बात जो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, वह यह है कि आपको हमारे 11th हाई स्कूल के गौरव मार्शल झेनवेई वांग तियानी से सीखना चाहिए। जैसे ही उनकी आवाज़ गिरी, पूरा मैदान शांत हो गया। सभी स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन बहुत गंभीर थे और उनकी निगाहें स्पोर्ट्स फील्ड पर वांग तियानी की मूर्ति पर टिकी थीं। यह न केवल 11th हाई स्कूल का गौरव था, बल्कि पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन के सभी आम लोगों का भी गौरव था। 11th हाई स्कूल में स्पोर्ट्स फील्ड पर इंटरस्टेलर फेडरेशन के पहले जीनियस और वांग हाओ के पिता वांग तियानी को याद करने के बाद प्रिंसिपल झोंगली ने स्कूल असेंबली शुरू की। इस बार 4 बड़ी की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन के बारे में हमारा 11th हाई स्कूल एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम अपनाएगा। जब तक आपको लगता है कि आप काबिल हैं, आप एरेना कंपटीशन के लिए साइन अप कर सकते हैं और फिर धरती पर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुकाबला करने के लिए स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल झोंगली ने बोलना खत्म किया, नीचे स्टूडेंट्स की आवाज़ें गूंज उठीं। इस साल यह एक ऐसा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसकी सच में उम्मीद नहीं थी। ये सच में उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो ये बिना वजह नहीं है। हाँ, ये सही है, हर साल बड़ी यूनिवर्सिटीज़ 100 यूनिवर्सिटीज़ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए टॉप 3 को चुनती हैं। सिर्फ वही लोग जो 100 यूनिवर्सिटीज़ कंपटीशन में टॉप 10 में रैंक करते हैं, वही 4 बड़ी की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन में धरती को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सुनकर मुझे समझ आ गया, स्कूल समय बचाने की कोशिश कर रहा है और जो लोग साइन अप करने की हिम्मत करते हैं वे ज़रूर कुछ जीनियस होंगे। हाँ, ऐसा ही है। अगर तुम मजबूत नहीं हो और तुम साइन अप करते हो तो तुम सिर्फ अपनी ही बेइज्जती करोगे। उफ, लगता है हमारे पास कोई चांस नहीं है। छोड़ो भी, चलो दूसरी यूनिवर्सिटी में चलते हैं। 4 बड़ी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का कोई चांस नहीं है। दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने का मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में सफल नहीं होंगे। सभी को ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। 4 बड़ी की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ऐसे टैलेंट हैं जिनके लिए बड़ी कंपनियां मुकाबला करती हैं। अगर वे आर्मी में शामिल होते हैं तो वे एंट्री के बाद कंपनी कमांडर बन जाते हैं। हमारा क्या, हमें न सिर्फ अपनी नौकरी ढूंढनी है, बल्कि अगर हम आर्मी में शामिल होते हैं तो हमें प्राइवेट के तौर पर शुरुआत करनी होगी। क्या हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल झोंगली ने नीचे हो रही बातचीत को बिना रोके सुना, जिससे स्टूडेंट्स अच्छी तरह से बातचीत कर सकें। आखिरकार ग्रेजुएशन पास आ रहा था और यह पता नहीं था कि वे भविष्य में फिर मिलेंगे या नहीं। इस समय का फ़ायदा उठाते हुए प्रिंसिपल झोंगली की नज़र अपने पीछे खड़े वांग हाओ पर पड़ी और उन्होंने आराम से पूछा, वांग हाओ, ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो?
वह ये टेस्ट करना चाहता था कि वांग हाओ पोषण को लेकर कितना पैशनेट है, ताकि वह इस मामले को उसी हिसाब से सॉल्व कर सके, इस नौजवान को मार्शल आर्ट्स के सही रास्ते पर वापस ला सके और उसे अपने पिता की शान विरासत में दे सके। मैं वांग हाओ ने खुद की ओर इशारा किया और कंफर्मेशन मिलने के बाद उसने शेखी बघारते हुए कहा, बेशक मैं 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में से किसी एक में एडमिशन लूंगा, फिर आर्मी में शामिल होकर फर्स्ट मार्शल बनूंगा, आर्मी को लीड करके इंपीरियल स्टार पर हमला करूंगा और प्रेसिडेंट को मेरे सामने घुटने टेकने और कॉन्कर गाने पर मजबूर करूंगा। जब वांग हाओ ने कहा कि वह 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है और आर्मी में शामिल होना चाहता है, तो प्रिंसिपल जोंगली इतना एक्साइटेड हो गया कि वह लगभग उछल पड़ा, जैसे उसने पहले ही दूसरे वांग तियानी को उभरते हुए देख लिया हो। लेकिन जितना ज्यादा वह सुनता गया, ये बात उतनी ही ज्यादा गलत क्यों लगती गई। ध्यान से सोचने पर यह साफ तौर पर बगावत करने का इरादा था। हे भगवान, उसके पिता इंटरस्टेलर फेडरेशन के एक जाने माने हीरो और महान व्यक्ति थे, फिर भी यह बेटा असल में एक शर्मनाक विद्रोही बनना चाहता था। फर्क थोड़ा बड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग तियानी के गायब होने के बाद वांग हाओ को पहले रॉयल एकेडमी से निकाल दिया गया और फिर इंपीरियल स्टार से निकाल दिया गया, जिससे वह इंटरस्टेलर फेडरेशन से नफरत करने लगा। ये सोचकर प्रिंसिपल जोंगली ने खुद को बहुत दोषी माना, ये सोचकर कि यह सब उसकी गलती थी कि उसने इस बच्चे के छोटे दिमाग को ठीक से गाइड नहीं किया, जिससे वह उदास होने लगा। इस समय नीचे चर्चा कर रहे छात्र रुक गए, क्योंकि स्टेज पर माइक्रोफोन बंद नहीं था और उन्होंने वांग हाओ की कही हर बात सुनी। एक पल बाद मजाकिया हंसी लहर की तरह फूट पड़ी। पोषण क्लास का ये सुंदर लड़का सच में 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। अगर वांग हाओ पोषण गिल्ड में शामिल हो जाता तो मैं शायद मान जाता, लेकिन 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना तो बस एक सपना है। यूनिवर्सिटी हाई स्कूल से अलग होती है। यूनिवर्सिटी मार्शल आर्टिस्ट का इलाका है। अगर तुम पोषण से खेलना चाहते हो तो पोषण गिल्ड में जाओ। उसके जैसा कोई आर्मी में शामिल हो रहा है, वह तो बस पुराने सैनिकों के लिए साबुन उठाने का सामान है। हाँ, बात तो समझ में आती है। वह तो ये भी चाहता है कि प्रेसिडेंट उसके लिए कॉन्कर गाए। क्या वह सपना देख रहा है? वह कहावत कैसी है, तुम्हारा सपना कितना भी दूर क्यों न हो, मुझसे दूर हो जाओ। हाँ, तुम्हारा सपना कितना भी दूर क्यों न हो, मुझसे दूर हो जाओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल जोंगली ने गहरी सांस ली, स्पोर्ट्स फील्ड के बीच में वांग तियानी की मूर्ति की ओर इशारा किया। वांग हाओ, तुम ऐसा सोचकर गलत हो। तुम्हें एक रोल मॉडल बनाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। वांग हाओ की पहचान के बारे में वह सच में बता नहीं सका। आखिरकार वांग तियानी ने इंटरस्टेलर फेडरेशन के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और उसके साथ कुछ होने के बाद उसके बच्चे को न केवल रॉयल एकेडमी से निकाल दिया गया, बल्कि अपने ही घर से इस पहले लेवल के ग्रह पर भी भेज दिया गया, जिसे सिर्फ गांव ही माना जा सकता है। अगर यह बात फैल गई तो यह पक्का 12 मैग्नीट्यूड का भूकंप होगा। भविष्य में फेडरल आर्मी में कौन सेवा करेगा? इसके अलावा एक हाई स्कूल प्रिंसिपल के तौर पर अपने रुतबे के साथ उसके पास उन ज़रूरी लोगों के सामने खुद को बचाने की कोई काबिलियत नहीं थी। इस वजह से अगर उसे मामले की सच्चाई पता भी होती तो भी वह ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। जाहिर है, इससे भी ज़्यादा इंटरस्टेलर फेडरेशन के बड़े अधिकारियों और उनकी इंसानियत की कमी के लिए उसकी नफरत थी। वांग हाओ को नहीं पता था कि प्रिंसिपल क्या सोच रहा है। उसने मुंह बनाया और कहा, मेरे पास रोल मॉडल हैं। 2 तरह के लोग हैं जिनकी मैं सबसे ज़्यादा तारीफ करता हूं, लेकिन वे उसके जैसे नहीं हैं। ओह, 2 तरह के लोग? प्रिंसिपल को दिलचस्पी हुई। वांग हाओ ने आसमान की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, पहली तरह का इंसान जिसकी मैं सबसे ज़्यादा तारीफ करता हूं, वह है जो वीडियो देखता है और मास्टरबेट नहीं करता। दूसरी तरह का इंसान वह है जो मास्टरबेट करता है और मास्टरबेट करता रहता है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोग, चाहे वो प्रिंसिपल हों, टीचर हों या स्टूडेंट्स, सबका गला रुंध गया। यह आदमी अपनी बातों से सच में हैरान करने वाला था, जमीन हिला देने वाला। कोई सच में इन 2 तरह के लोगों की तारीफ करेगा? वह सच में अजीबों में भी अजीब था। बेशर्म बदमाश। साइड में खड़े जिया वेई के चेहरे पर नफरत थी। जैसा कि उम्मीद थी, एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जो इस तरह की बातें बना सकता है, वह अच्छा इंसान नहीं था। डिंग डोंग, होस्ट को बदमाश के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने पर बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को घटिया इंसान के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने पर बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को बेशर्म इंसान के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने पर बधाई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुल 1500 विलेन पॉइंट्स मिले। वांग हाओ ने मन ही मनाह भरी। इस तरह हजारों लोगों से बुराई सुनने पर दूसरों को भड़काने और खुद को खत्म करने के लिए इंसाफ को उकसाने से कहीं कम पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ शब्द कहकर 1500 पॉइंट्स पाना बुरा नहीं था। उसे लगता था कि जब तक वह अपनी रेप्यूटेशन बना लेगा और ज़्यादा लोगों को अपने बारे में बताएगा, उसे ज़रूर ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे।
प्रिंसिपल जोंगली के सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगा। उसे जल्दी से वांग तियानी के यूनिवर्सिटी मेंटर से कांटेक्ट करना पड़ा और उसे आकर देखने के लिए कहना पड़ा, नहीं तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया का यह नया स्टार पक्का भटक जाएगा। ये सोचकर प्रिंसिपल जोंगली ने जल्दी से स्कूल असेंबली खत्म की और वांग तियानी के यूनिवर्सिटी मेंटर से कांटेक्ट करने वापस चला गया। उद्धरण चिन्ह। इस समय स्पोर्ट्स फील्ड के किनारे एक छोटे से ग्रोव में एक जवान लड़का छिपा हुआ था। उसका नाम शी रोंगशुआन है, जो धरती पर डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा मेंबर है, जो डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंबर भर्ती करने के लिए जिम्मेदार है। अभी वान हाओ की बोल्ड बातें सुनने के बाद उसके अंदर की आवाज़ ने उसे बताया कि यह लड़का पैदाइशी बुरा आदमी है और उनके डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए बहुत सही है। हालांकि उसे अभी भी ध्यान से देखने की ज़रूरत थी और वह सिर्फ कुछ शब्दों के आधार पर कोई फैसला नहीं ले सकता था। उनका डीवाई ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही फॉर्मल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, ऐसी जगह नहीं जहां कोई भी बिल्ली या कुत्ता घुस सके। वांग हाओ, ठीक है, मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ। शी रोंगशुआन का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा और वह धीरे धीरे छोटे ग्रोव से हट गया। स्कूल असेंबली खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स तितर बितर हो गए। वांग हाओ सीधे रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया और 11th हाई स्कूल एरिना बैटल के लिए साइन अप कर लिया। जल्द ही वांग हाओ के एरिना बैटल में हिस्सा लेने की खबर पूरे 11th हाई स्कूल में फैल गई, जिससे हर कोई बहुत हैरान रह गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वांग हाओ ने सच में एरिना बैटल के लिए साइन अप किया है। वह पोशन क्लास का स्टूडेंट है, वह एरिना बैटल में हिस्सा क्यों लेना चाहेगा? उसकी कल्टीवेशन सिर्फ मार्शल अप्रेंटिस लेवल 4 की है। नहीं रुको, यह मार्शल अप्रेंटिस लेवल 5 है। ऐसा लगता है कि उसने आज सुबह ही ब्रेक आउट किया है। भले ही वह मार्शल अप्रेंटिस लेवल 5 हो, ये बेकार है। हर साल 100 एकेडमी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी स्टूडेंट्स मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 होते हैं और कभी कभी मार्शल मास्टर एक्सपर्ट भी आते हैं। मुझे लगता है कि यह बच्चा हद से ज़्यादा सोच रहा है। उसे लगता है कि वह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि वह पोषण बनाने में अच्छा है। शायद पोषण बनाने से उसका दिमाग खराब हो गया। जो भी हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी देवी का अपमान करने की? जब एरिना बैटल आएगा तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। बिल्कुल, देवी मिंग मेंग और देवी वेई वेई का अपमान करने की हिम्मत करना मौत को बुलावा देना है। हम जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं, इसलिए स्कूल में उससे निपटना मुश्किल होगा। लेकिन एरिना में हम इस बच्चे को इस दुनिया में आने का पछतावा ज़रूर कराएंगे। मार्शल अप्रेंटिस लेवल 5, अगर कोई उससे टकरा गया तो क्या उसे अगले राउंड के लिए फ्री पास नहीं मिलेगा? हाँ, ये सच में बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय वांग हाओ को बाहर की गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह भी लैब में था और उस बदकिस्मत आदमी की बनाई हुई पैशन अनलीश्ड की 3 बोतलें अपनी जेब में डाल रहा था। उसे ये दवाएं जल्द से जल्द बेचनी थीं, नहीं तो वह पक्का सड़कों पर भूखा मर जाएगा। सिस्टम, मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक का एक सेट चाहिए। क्या आपके पास कोई सुझाव है? वांग हाओ ने पूछा। होस्ट के पास अभी 10,400 विलेन पॉइंट्स हैं। होस्ट की अभी की सिचुएशन के आधार पर सिस्टम हज़ारों नकली हाथों की सलाह देता है। जैसे ही सिस्टम की आवाज़ गिरी, वांग हाओ के सामने हज़ारों नकली हाथों के बारे में जानकारी आ गई। हज़ारों नकली हाथ एक बिगिनर लेवल की मार्शल टेक्निक है। इसमें मास्टर होने के बाद न सिर्फ हाथ की स्पीड बढ़ती है, बल्कि जब इसे किया जाता है तो इसमें कई तरह के इल्यूजन होते हैं, जिससे दूसरों के लिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है और इस तरह वे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सचेंज प्राइस 10,000 विलेन पॉइंट्स। हाथ की स्पीड बढ़ती है। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि पोषण बनाने का सबसे ज़रूरी हिस्सा हाथ की स्पीड है। अगर उसके हाथ की स्पीड काफ़ी तेज़ नहीं होती तो वह पोषण के बीच सही फ्यूशन नहीं कर पाता। और हज़ारों नकली हाथों का इस्तेमाल न सिर्फ अटैक के लिए बल्कि पोषण बनाने के लिए भी किया जा सकता था। ये सच में वह मार्शल टेक्निक थी जिसकी उसे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बस बात यह थी कि 10,000 पॉइंट सच में बहुत महंगे थे। ये सब उसके मौजूदा असेट्स थे। ठीक है, इसे एक्सचेंज कर लो। वांग हाओ ने दांत पीस लिए। डिंग डोंग, होस्ट को 1000 इल्यूसरी हैंड्स एक्सचेंज करने के लिए बधाई। इन्फ्यूजन शुरू हो गया है। अगले ही सेकंड वांग हाओ के दिमाग में इल्यूसरी इमेज की लकीरें उभरी, जैसे उसकी चेतना में उकेरी गई हों। ये 1000 इल्यूसरी हैंड्स असल में परफेक्ट मास्टरी के लेवल पर पहुंच गया है। वांग हाओ चिल्लाया। सिस्टम नोटिफिकेशन, जब तक होस्ट सिस्टम में मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज करता है तब तक मिनिमम लेवल परफेक्ट मास्टरी है। ये सुनकर वांग हाओ बहुत खुश हुआ। इसका मतलब था कि मार्शल आर्ट्स में उसका शुरुआती पॉइंट दूसरों से कहीं ज़्यादा ऊंचा था। इस समय 11th हाई स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल जोंगली एक इंटरस्टेलर लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर रहे थे। हेलो सीनियर सू, ये लिटिल जोंग है। जोंगली ने सिर झुकाया और मुंह बनाया, उसमें प्रिंसिपल जैसा कोई भाव नहीं था।
अगर कोई यह सीन देखता तो हैरानी से उसका जबड़ा जरूर खुला रह जाता। लिटिल जोंग, तुम हो? बच्चे, क्या वांग हाओ के साथ कुछ हुआ था? दूसरी तरफ सीनियर सू ने एक पल सोचा, आखिरकार उन्हें याद आया कि यह लिटिल जोंग कौन था। वांग हाओ ठीक है, बस मुझे पता चला कि वांग हाओ मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक है। इतनी कम उम्र में उसने पहले ही लाइटनिंग स्टेप्स टू द पीक समझ लिया है। क्या लाइटनिंग स्टेप्स टू द पीक? क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं देखा? सीनियर सू ने कहा, उन्हें सच में शक था कि उनके कानों में कुछ गड़बड़ है। अगर उन्हें सही याद है तो उस बच्चे वांग हाओ की उम्र इस साल 17 साल होनी चाहिए। उस समय वांग तियानी भी इस उम्र में लाइटनिंग स्टेप्स टू द पीक नहीं समझ पाते। ये बिल्कुल सच है, ये बच्चा हर दिन लैब में छिपा रहता है लेकिन उसके लाइटनिंग स्टेप्स सच में टॉप पर पहुंच गए हैं। इतना बड़ा मामला है और तुम मुझे अभी रिपोर्ट कर रहे हो? बस रुको, मैं अगले कुछ दिनों में धरती पर जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया एक डायल टोन आई। प्रिंसिपल जोंग ली ने फोन कटने की तरफ देखा, वह बहुत उदास महसूस कर रहा था। वह भी इसकी रिपोर्ट करना चाहता था लेकिन वह बच्चा वांग हाओ हर दिन लैब में छिपा रहता था। किसे पता चलता कि उसने लाइटनिंग स्टेप्स में महारत हासिल कर ली है। अगर आज इस बच्चे के सिर पर गधे ने लात न मारी होती और उसने हर जगह परेशानी न मचाई होती तो भी उसे पता नहीं चलता। खटखट 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 की आवाज आई। अंदर आओ। प्रिंसिपल ने फोन रख दिया और तुरंत अपना प्रिंसिपल वाला बर्ताव फिर से शुरू कर दिया। लंबे पैरों वाली एक खूबसूरत सेक्रेटरी अंदर आई और प्रिंसिपल को एक डॉक्यूमेंट दिया। प्रिंसिपल, यह एरिना कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट है। लेकिन वांग हाओ ने भी साइन अप किया है। क्या हमें वांग हाओ को मनाने जाना चाहिए? वांग हाओ ने साइन अप किया है। प्रिंसिपल चौंक गए। उन्होंने जल्दी से फोल्डर खोला और जल्द ही वांग हाओ का नाम मिल गया। इस बच्चे को आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। प्रिंसिपल बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने हाथ हिलाया, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत जाकर सबसे ऊंचे लेवल का स्वागत का इंतजाम करें। अगले कुछ दिनों में एक बड़ा आदमी आ रहा है। लंबे पैरों वाली खूबसूरत सेक्रेटरी ने सिर हिलाया, ठीक है प्रिंसिपल। उस आदमी के जाने के बाद प्रिंसिपल खुशी से उछल पड़े, भगवान सच में हम पर मेहरबान है। 50 साल पहले 11th हाई स्कूल ने एक वांग तियानी को जन्म दिया जिसने उस पुराने प्रिंसिपल को शिक्षा की दुनिया का टॉप स्टार बना दिया, जिसे शिक्षा मंत्रालय ने कई मेडल दिए। और 50 साल बाद आज उनके प्रिंसिपल रहते हुए एक सुपर जीनियस वांग हाओ सामने आए हैं जो वांग तियानी से भी ज्यादा जबरदस्त हैं। जब तक वांग हाओ अपने पिता के अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ता रहेगा वह जरूर फूलों और तालियों से घिरा रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले प्रिंसिपल हुआ करता था। बस इसके बारे में सोचना ही बहुत रोमांचक है। जहां तक वांग हाओ की पढ़ाई लिखाई की बात है तो यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में उन्हें सोचने की जरूरत थी। प्रिंसिपल जोंग ली का मानना था कि सीनियर सू, जो तियानबे यूनिवर्सिटी में सबसे ईमानदार इंसान हैं, जो एक ईमानदार वांग तियानी को पढ़ा सकते हैं, उनके लिए वांग हाओ को पढ़ाना बहुत आसान होगा। अब उन्हें अलग अलग स्पीच ड्राफ्ट तैयार करने थे ताकि वह भविष्य में चमकती लाइटों के सामने अपनी सबसे अच्छी मेंटल हालत दिखा सकें। बच्चे वांग हाओ, तुम मेरी उम्मीद हो। तुम्हें इस पर खरा उतरना होगा। प्रिंसिपल ने सीना फुलाकर सिर उठाया, खिड़की के पास आए और सामने के मैदान को देखा। उनका दिल बड़े बड़े सपनों से भरा हुआ था। ये जगह अब उन्हें और नहीं रख सकती थी। वह ऊंचे ग्रहों की ओर बढ़ने वाले थे, वह पढ़ाई की दुनिया में एक महान हस्ती बनेंगे। वो तो। प्रिंसिपल अचानक से ठिठक गया। उसने मैदान की दीवार पर एक आदमी देखा जो साफ तौर पर ऊपर चढ़कर क्लास छोड़ने का प्लान बना रहा था। नहीं, वो आदमी जाना पहचाना लग रहा था। ध्यान से देखने पर क्या यही उसकी उम्मीद नहीं थी? वांग हाओ, इस बदमाश ने सच में क्लास छोड़ने की हिम्मत की। वो मुझे, जो एजुकेशन की दुनिया का एक लेजेंड है, अपनी नज़रों में कुछ खास नहीं रख रहा है। प्रिंसिपल इतना गुस्सा हुआ कि उसकी दाढ़ी खड़ी हो गई और आंखें चौड़ी हो गईं। वो सीधे खिड़की से बाहर कूदा और वांग हाओ का पीछा किया। तभी जिया वेई अचानक बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई, जल्दी, कोई, वांग हाओ क्लास छोड़ रहा है। वांग हाओ क्लास छोड़ने के लिए दीवार पर चढ़ रहा है। वांग हाओ, जो दीवार पर लेटा हुआ था, हैरान रह गया। ये गुस्सैल छोटा लोली यहाँ क्यों आया? नंबर 11 हाई स्कूल स्पोर्ट्स फील्ड पर स्टूडेंट्स के एक बड़े ग्रुप ने बीच में वांग हाओ की तरफ इशारा किया, जबकि पास में खड़े प्रिंसिपल जोंग ली इतने गुस्से में थे कि उनकी मूंछें तन गईं और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वांग हाओ वहां बेढंगे तरीके से खड़ा था, अपनी आंख के कोने से अपने बगल में खड़े जीत की खुशी मना रहे जिया वेई को देख रहा था। इस गुस्सैल लोली ने न सिर्फ लोगों को बुलाया बल्कि खुद उसे 10 मीटर ऊंची दीवार से नीचे भी खींच लिया, जो सच में बहुत नफरत भरा था। वांग हाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि क्लास छोड़ना शर्मनाक है? प्रिंसिपल जोंग ली गुस्से में थे। प्रिंसिपल के तौर पर उनके इतने सालों में किसी भी स्टूडेंट ने कभी क्लास छोड़ने की हिम्मत नहीं की थी।
लेकिन आज न सिर्फ एक स्टूडेंट क्लास छोड़ रहा था बल्कि उसने बिल्कुल भी शर्म नहीं दिखाई। ये तो बहुत ही अजीब था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उनके आसपास की कई फीमेल स्टूडेंट्स ने वांग हाओ को नफरत भरी नज़रों से देखा। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वांग हाओ एक बुरा स्टूडेंट था, वह आमतौर पर बहुत अलग लगता था। बिल्कुल, मैंने हमेशा सोचा था कि वह एक अच्छा स्टूडेंट है, एक अच्छा बिहेवियर वाला बच्चा है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वह इस तरह का इंसान है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद वांग हाओ को ये बात बताने के बारे में भी सोचा था, लेकिन किसे पता था कि वह इस तरह का इंसान है। खुशकिस्मती से मुझे जल्दी पता चल गया, वरना मुझे ही भुगतना पड़ता। वह क्लास कैसे छोड़ सकता है? क्या वह इस लायक है कि उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करें? मैंने सुना है कि वांग हाओ के माता पिता नहीं हैं, वह अपनी ट्यूशन खुद भरता है। इसे संजोने की और भी वजह है, तो वह क्लास क्यों छोड़ेगा? क्या तुम भूल गए, आज सुबह वांग हाओ के पास होटल के लिए भी पैसे नहीं थे और जिया वेइवेई ने उसका खर्च उठाया। अब वह शायद पैसे कमाने निकला होगा। ये बहुत मुमकिन है, लेकिन वांग हाओ क्या कर सकता है? लोगों को दवा बनाने में मदद करे? मुझे नहीं लगता। भले ही वांग हाओ दवा बनाने वाली क्लास में जीनियस हो, फिर भी वह स्टूडेंट है। वह क्या कर सकता है? देखो वांग हाओ कितना गोरा और साफ सुथरा दिखता है, वह ऐसा तो नहीं करेगा, है ना? वह एक जिगोलो। उफ, कितना घिनौना। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। उसे उन औरतों से नफरत थी जो गॉसिप करना और दूसरों के मामलों के बारे में बात करना पसंद करती थीं। डिंग डोंग, होस्ट, ज्यादातर लोगों द्वारा एक बुरे स्टूडेंट के तौर पर पहचाने जाने पर बधाई, तुम्हें कुल 3000 विलेन पॉइंट्स मिले हैं। असल में गॉसिप करने वाली औरतों के भी अपने क्यूट पॉइंट्स होते हैं। जल्द ही वांग हाओ के क्लास छोड़ने की खबर पूरे नंबर 11 हाई स्कूल में फैल गई। प्रिंसिपल जानते थे कि अगर इस मामले में कड़ी सजा नहीं दी गई तो भविष्य में क्लास छोड़ना एक आम बात हो जाएगी। इसलिए प्रिंसिपल ने वांग हाओ को सजा दी कि वह खुद अपने पिता वांग तियानी की एक मूर्ति बनाए, ताकि इस बच्चे को याद रहे कि वह किसका बच्चा है और उसे किस पर गर्व होना चाहिए। हे भगवान, वांग हाओ का मुंह फड़क उठा। उसने एक 15 मीटर ऊंचे पत्थर की तरफ देखा, जिसे प्रिंसिपल खास तौर पर बाहर से ढूंढकर उसके लिए तराशने के लिए लाए थे। अगर उसे सच में इस पत्थर को तराशकर मूर्ति बनानी होती तो वह आज बाहर जाकर कामोत्तेजक नहीं बेच पाता। जब स्टूडेंट्स को उनके टीचर वापस क्लास में ले गए तो प्रिंसिपल वांग हाओ के पास वापस आए और उसे डांटा, जब तक तुम इसे अच्छी तरह से तराश नहीं लेते तुम्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। इसे ध्यान से तराशना, ये तुम्हारे पिता के प्रति अपने पिता जैसा प्यार दिखाने का एक तरीका होगा। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए किसी का इंतजाम कर दूंगा। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। वे खाना भी दे रहे थे। ये सच में अच्छी खबर थी। जानना चाहिए, इस दुनिया में दो तरह का खाना होता है। एक है बिना स्पिरिचुअल क्यूई वाला साधारण खाना जिससे पेट भर सके, और दूसरा है स्पिरिचुअल क्यूई वाला खाना, जैसे याओ जानवरों का मांस। और सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी स्पिरिचुअल क्यूई वाले ये खाने ही मार्शल आर्टिस्ट को अपनी फिजिकल बॉडी और ताकत को बेहतर ढंग से मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। बेशक इन चीज़ों को खाने की चाहत के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। आम परिवार इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा त्योहारों में एक बार खाना खाकर। अपने बैंक कार्ड में सिर्फ 500 युआन होने की वजह से वह आज सुबह के मीट बन भी नहीं खा सकता था। अब जब प्रिंसिपल ने कहा कि वह खाना देंगे तो वह साफ तौर पर खाना पकाने के लिए घटिया चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यह ज़रूर स्पिरिचुअल क्यूई से भरपूर खाना होगा। ये सोचकर वांग हाओ ने एक हथौड़ा और छेनी उठाए और तराशना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। हालांकि वांग हाओ का रंग काला पड़ने लगा था और फेडरेशन के लिए उसके मन में थोड़ी नफरत थी, फिर भी वह अपने पिता का सम्मान करता था। जब तक वह बहुत बुरे नहीं थे, उन्हें धीरे धीरे पढ़ाया जा सकता था। स्पोर्ट्स फील्ड के सामने एक टीचिंग बिल्डिंग में माई मेंगमैन ने वांग हाओ को तराशते हुए कुछ दुख के साथ देखा। मैं कहती हूँ मेंगमैन, तुम सच में इस बड़े बिगड़े हुए आदमी के प्यार में तो नहीं पड़ गई, है ना? जिया वेइवेई ने आंखें सिकोड़ते हुए माई मेंगमैन को ध्यान से देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वेइवेई, बकवास मत करो। माई मेंगमैन का छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका सुंदर चेहरा और भी लाल होता गया। अभी भी नहीं कह रहे हो? तुम झूठ बोलने में बहुत बुरे हो। जिया वेइवेई ने माई मेंगमैन को घूरा, फिर स्पोर्ट्स फील्ड पर वांग हाओ को देखने के लिए मुड़ा और एक भान उठाए। हालांकि वांग हाओ एक बिगवेल आदमी है, लेकिन वह पहले ऐसा नहीं लगता था, है ना? पहले का वांग हाओ अलग थलग रहने वाला टाइप का था, उसे परवाह नहीं थी कि दूसरा इंसान कौन है, उसका दिमाग सिर्फ अपने पोषण पर लगा रहता था। लेकिन आज का वांग हाओ न सिर्फ बेशर्म और बदमाश था, बल्कि बहुत जिंदादिल और बेचैन भी था, पहले से बिल्कुल अलग। शायद कल उसका सिर टकरा गया होगा और उसका दिमाग खराब हो गया होगा, है ना? माई मेंगमैन थोड़ी परेशान होने लगी। उसे साफ याद था कि कल उस पोषण के टूटने के बाद वांग हाओ ने दीवार पर कितनी जोर से मारा था। किसे फर्क पड़ता है अगर उसने अपना सिर मारा और दिमाग खराब कर लिया,
इस यंग मिस के लिए वह एक बेशर्म बदमाश है। जिया वेई वेई आगे बढ़ी, माई मिंगमैन की गर्दन में हाथ डाला, एक आईब्रो उठाई और शरारत से मुस्कुराई। छोटी लड़की, तुम कल रात से इस यंग मिस की पसंद हो। अब तुम दूसरे मर्दों के बारे में नहीं सोच सकती, समझी? माई मिंगमैन का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी गोरी गर्दन भी लाल हो गई। वह हकलाते हुए बोली, तुम क्या बकवास कर रही हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने जिया वेई वेई को धक्का दिया, अपना चेहरा ढक लिया और भाग गई। जिया वेई वेई ने अपने लाल होंठ चाटे और माई मिंगमैन के पीछे भागी। 2 दिन बाद नंबर 11 हाई स्कूल में एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी का स्वागत हुआ। ये बूढ़ा आदमी तियानबेई यूनिवर्सिटी में वांग तियानी का मेंटर सू म्यू था और तियानबेई यूनिवर्सिटी का अभी का प्रिंसिपल भी था। इंटरस्टेलर फेडरेशन में वह पक्का एक बहुत बड़ा आदमी था। जब तक वह आता, प्रेसिडेंट भी उसे कुछ इज्जत देते। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल जोंग ली सू म्यू को अपने ऑफिस में ले गए। खिड़की से वे साफ देख सकते थे कि वांग हाओ मूर्ति से टिककर खुशी खुशी अपना खाना खा रहा है। वह तियानयी का बच्चा है। सू म्यू ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में दर्द भर आया। एक मार्शल का बेटा ऐसी हालत में। रॉयल एकेडमी, बस तुम इंतजार करो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उस समय वांग तियानी 1 लाख सैनिकों को लेकर अचानक गायब हो गया, जिससे वांग तियानी से जलने वाले या उससे हरे हुए कई लोग बाहर निकल आए और वांग तियानी पर भागने का आरोप लगाने लगे। कुछ लोगों ने तो वांग हाओ को मारकर सब कुछ खत्म करने का सुझाव भी दिया। आखिर में उसने ही वांग हाओ की जान बचाने के लिए अपने सभी कनेक्शन इस्तेमाल किए। लेकिन वांग हाओ को आखिरकार रॉयल एकेडमी से निकाल दिया गया और वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने सालों पहले वांग तियानी से मिली बेइज्जती का बदला लेने के लिए वांग हाओ को इंपीरियल स्टार से बाहर निकाल दिया। और उस समय वह सिर्फ तियानबेई यूनिवर्सिटी का वाइस प्रिंसिपल था, जिसकी काबिलियत कम थी। वांग हाओ की जान बचाना ही उसकी लिमिट थी और वह रॉयल एकेडमी जैसी बड़ी कंपनी के फैसले में दखल नहीं दे सकता था। आखिर में वह चुपचाप वांग हाओ को धरती पर ला सका, इस उम्मीद में कि बच्चा यहाँ खुशी खुशी और बिना किसी चिंता के बड़ा हो सकेगा। आखिर वांग हाओ को उस समय मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना पसंद नहीं था, सिर्फ पोषण पसंद थे। और उसने वांग हाओ को मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर नहीं किया, सिर्फ जोंगली से कहा कि वह वांग हाओ का अच्छे से ख्याल रखे। लेकिन 2 दिन पहले प्रिंसिपल जोंगली ने उसे एक बड़ा सरप्राइज दिया। वांग हाओ का टैलेंट वांग तियानी से भी ज्यादा मजबूत था, जिसका मतलब था कि यह बच्चा एक दिन अपने पिता जैसा बनेगा, रॉयल एकेडमी में छा जाने की काबिलियत रखेगा। वह पहले से ही वह सीन देखने के लिए बेताब था जब रॉयल एकेडमी इस बच्चे को, जिसे उन्होंने सालों पहले निकाल दिया था, अजेय मुद्रा में सब कुछ छाते हुए देखेगी। यह जरूर बहुत शानदार होगा। ये बच्चा वांग हाओ है। प्रिंसिपल जोंगली ने सिर हिलाया, थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इस बच्चे को अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एक छोटी सी प्रॉब्लम? सू म्यू की सफ़ेद भौहें सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकी, जो सीधे प्रिंसिपल जोंगली के दिमाग में चुभ गई। सीनियर सू, ये सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस इस बच्चे की पर्सनैलिटी थोड़ी खराब है। प्रिंसिपल जोंगली ने जल्दी से समझाया। बुरा? सू म्यू ने अपनी नज़रें हटा लीं और बुदबुदाया, बुरा क्या है? उस समय तियानी बहुत दयालु था, वह जो भी करता था उसमें हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल लेता था, लेकिन नतीजा क्या होता था? जोंगली ने अपने माथे से पसीना पोंछा। इन बूढ़े अमर लोगों से निपटना सच में डरावना था। लेकिन उसका क्या मतलब था? क्या सू म्यू वांग हाओ को एक बेमिसाल सुपर विलेन बनाने की प्लानिंग कर रहा था? सीनियर सू, क्या आपको वांग हाओ को बुलाने की ज़रूरत है? प्रिंसिपल जोंगली ने धीमी आवाज़ में पूछा। ज़रूरत नहीं है। सू म्यू ने हाथ हिलाया। कल तुम्हारे स्कूल का एरेना कंपटीशन है। मैं रुक कर देखूंगा। ये बहुत अच्छा है, मैं अभी जाकर इंतज़ाम करता हूँ। प्रिंसिपल जोंगली बहुत खुश हुए। ये तियानबेई यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे। अगर कोई स्टूडेंट उनकी नज़र में आ जाता तो ये तियानबेई यूनिवर्सिटी में सीधे एडमिशन लेटर मिलने के बराबर होता। ये बेशक उनकी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत का एक और सबूत था। ओह ठीक है, इस बच्चे का फार्मेसी लेवल क्या है? सू म्यू ने अचानक पूछा। प्रिंसिपल जोंगली ने जल्दी से कहा, सबके सामने उसे फर्स्ट लेवल अप्रेंटिस फार्मासिस्ट बताया गया है, लेकिन असल में वांग हाओ का फार्मेसी लेवल पहले ही सेकंड लेवल फार्मासिस्ट के बराबर पहुंच चुका है, जो थर्ड लेवल मास्टर फार्मासिस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। स्कूल में कोई टीचर नहीं है जो उसे पढ़ा सके। बोलने के बाद प्रिंसिपल जोंगली का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आखिर वे एक स्कूल थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वहाँ कोई टीचर नहीं थे जो स्टूडेंट को पढ़ा सकें, जो काफ़ी शर्मनाक था। 17 साल की उम्र में सेकंड लेवल फार्मासिस्ट बन गए। सू म्यू ने दूर वांग हाओ को हैरानी से देखा। इस छोटे से लड़के ने सच में उसे एक ऐसा सरप्राइज दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। इंटरस्टेलर फेडरेशन में फार्मासिस्ट के 6 लेवल होते हैं, लेकिन 17 साल की उम्र में सेकंड लेवल फार्मासिस्ट बनने वाले लोगों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होती।
और ये लोग फार्मासिस्ट गिल्ड द्वारा पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन से इकट्ठा किए गए और बनाए गए खजाने हैं। वांग हाओ जैसा कोई जिसने चुपचाप खुद ही सेकंड लेवल फार्मासिस्ट बनने के लिए रिसर्च की, बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सच में बहुत बढ़िया है। सू म्यू ने अपनी दाढ़ी सहलाए और जोर से हंसे। वांग हाओ की दिखाई हुई काबिलियत जितनी मजबूत होगी, रॉयल एकेडमी को भविष्य में उतना ही ज्यादा अफसोस होगा, शायद इतना अफसोस होगा कि वे हरे हो जाएंगे। प्रिंसिपल जोंगली ने आंखें घुमाईं और सोचा, बहुत बढ़िया। एक 5वें लेवल का मार्शल अप्रेंटिस एक मूर्ति बनाता है, वह ज्यादा से ज्यादा एक दिन में उसे पूरा कर सकता है, लेकिन ये छोटा सा कमीना 3 दिन हो गए हैं और उसने अभी तक मूर्ति बनाना पूरा नहीं किया है। बेशक वह ये भी जानता था कि वांग हाओ क्या कर रहा है। क्या ये सिर्फ ये देखकर नहीं था कि खाना बहुत अच्छा है और मुफ्त में खाने की इच्छा हो रही थी। उसी समय जोंगली को भी बहुत अफसोस हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि वांग हाओ एक दिन में काम पूरा कर लेगा, इसलिए उसने अपने सेक्रेटरी को वांग हाओ के लिए एक शानदार खाने का पैकेज तैयार करने को कहा था ताकि उस बच्चे के साथ कुछ तालमेल बन सके। लेकिन क्योंकि सू म्यू आ रहा था, उसे बहुत सी चीज़ों में बिजी रहना था, इसलिए उसने वांग हाओ पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से वांग हाओ लगातार 3 दिन तक खाता रहा। आपको पता होना चाहिए कि इस एक लग्जरी मील पैकेज की कीमत 3000 युआन से ज़्यादा थी, जो एक दिन का 10,000 युआन से ज़्यादा था। इन 3 दिनों के बाद ये लगभग उसकी 1 महीने की सैलरी के बराबर था। अगर वह खाता रहा तो वह पक्का दिवालिया हो जाएगा। इस समय वांग हाओ खुशी खुशी राक्षस जानवर के मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल रहा था। उसे लगा कि प्रिंसिपल जोंगली सच में बहुत दरियादिल हैं। उन्होंने असल में उसके लिए एक लग्जरी मील पैकेज तैयार किया और उसे लगातार 3 दिन तक खाने दिया। इसका मतलब ये भी था कि उसने इन 3 दिनों में कोई साधना नहीं की थी, फिर भी उसे लगा कि वह कामयाब होने वाला है। बेशक वह इन 3 दिनों में खाली भी नहीं बैठा था। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए स्मार्ट ब्रेसलेट की सुविधा का इस्तेमाल करके उसने इस दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी चेक की। आखिर उस बदकिस्मत आदमी की याद में फार्मेसी की जानकारी के अलावा दूसरी चीज़ों को जगह देना मुश्किल था, जिसकी वजह से उसे मार्शल आर्ट की जानकारी भी बिल्कुल नहीं थी। डकार। वांग हाओ ने जोरदार डकार ली, अपने गोल पेट पर थपथपाया और उस आधी अधूरी मूर्ति को देखा जिसे वह बना रहा था। मैं आज बूढ़े आदमी की पत्थर की मूर्ति बनाना पूरा कर लूंगा। सच कहूं तो वांग हाओ भी सच में ऐसे ही मुफ्त में खाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से कल अखाड़े का कंपटीशन था और उसके पास पत्थर की मूर्ति पर समय बर्बाद करने का समय नहीं था। उठकर अपने शरीर को तानते हुए वांग हाओ चलने लगा। ... इस समय धरती की सभी 99 यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल 11th हाई स्कूल की ओर दौड़ रहे थे। उन्हें साफ तौर पर सू म्यू के धरती पर आने की खबर मिल गई थी। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सू म्यू 11th हाई स्कूल क्यों आएगा, लेकिन जब तक तियानबे यूनिवर्सिटी का ये प्रिंसिपल आ सकता था, उन्होंने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। उसी समय दुनिया की कई बड़ी ताकतों ने इन प्रिंसिपलों को मैसेज भेजे, जिसमें उन्हें 100 स्कूल्स हेजेमनी पर नज़र रखने के लिए सू म्यू को रखने में कोई कसर न छोड़ने का निर्देश दिया गया था। ऐसा इसलिए था ताकि सू म्यू देख सके कि 100 स्कूल्स हेजेमनी के दौरान कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं था जिसने उसकी नज़र खींची हो। अगर कोई स्टूडेंट सच में सू म्यू की नज़र में आ गया तो वह सू म्यू का चेला भी बन सकता था, जो निश्चित रूप से उनके पूर्वजों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। जल्द ही दर्जनों बूढ़े आदमी 11th हाई स्कूल पहुंच गए। खबर मिलने के बाद प्रिंसिपल जोंगली इतने गुस्से में थे कि गालियां देने लगे। ये कमीने सच में कुत्तों जैसे थे, वह अकेले मीट का एक टुकड़ा भी नहीं खा सकता था। ओल्ड जोंग, तुम्हारा 11th हाई स्कूल सब कुछ नहीं खा सकता। तुम्हें सीनियर सू से ठीक से बात करनी चाहिए। हाँ, हम दशकों से पुराने जान पहचान वाले हैं। हमें सीनियर सू को रोकना होगा और 100 स्कूल्स हेजेमनी पर नज़र रखनी होगी। अगर सीनियर सू इस बार रुक सकते हैं तो हमारे स्कूलों को काफ़ी परिवारों से डोनेशन मिल पाएगा। ओल्ड जोंग, हम सब एजुकेशन में हैं, सब अपनी धरती के बच्चों के लिए। तुम सिर्फ अपने 11th हाई स्कूल के बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते। हाँ, सब एक परिवार हैं, ऐसा मत दिखाओ कि हम अलग हो रहे हैं। ... प्रिंसिपल जोंगली का चेहरा काला पड़ गया। ये कमीने सच में बेशर्म थे। पहले जब उनके स्कूल के स्टूडेंट्स ने 11th हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पर हमला किया था तो उसने उन्हें कभी यह कहते नहीं देखा कि सब एक परिवार हैं। अब जब सीनियर सू यहाँ थे तो वे तुरंत एक परिवार बन गए। वे सच में बेशर्म कमीनों का झुंड थे। लेकिन सुपर जीनियस वांग हाओ के पास होने के कारण उसका नजरिया इन गंवारों से पहले से ही अलग था। उसका भविष्य का स्टेज पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन की एजुकेशन की दुनिया थी। ठीक है, मैं सीनियर सू से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या वह यहाँ रहकर 100 स्कूल्स हेजेमनी देखने को तैयार है। प्रिंसिपल जोंगली ने हाथ हिलाया, फिर गंभीरता से कहा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सीनियर सू रहेंगे। आखिरकार उनके जैसा अस्तित्व क्या करना चाहता है, यह मैं तय नहीं कर सकता।
ये सुनकर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंसिपल्स ने बार बार सिर हिलाया। जब तक कोई बात करने जाता सब कुछ मोल भाव से हो जाता। शाम को वांग हाओ ने आखिरकार अपने पापा की मूर्ति बनाना खत्म कर लिया। उसने हथौड़ा और छेनी नीचे रख दी, अपने पापा की पत्थर की मूर्ति को देखा, खुशी से सिर हिलाया और फिर घर की ओर चल दिया। उसे आज रात अच्छी तरह से साधना करनी थी, कल मार्शल अप्रेंटिस लेवल 6 तक पहुंचने की कोशिश करनी थी, जिससे वह कल के एरिना कंपटीशन के लिए भी अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। वांग हाओ के जाने के ठीक बाद हल्की हवा चली और सू म्यू दिखाई दिया। वांग हाओ की पीछे हत्तीपीठ को देखने के बाद उसने वांग तियानी की पत्थर की मूर्ति की ओर देखा और दुखी होकर कहा, तियानई, तुम कहीं भी हो, मास्टर को लगता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। जहां तक तुम्हारे बेटे की बात है, क्योंकि वह मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर चलने को तैयार है, मैं निश्चित रूप से उसे एस्कॉर्ट करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल सकता।